नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं नितेश छाबड़ा और क्रिकेट कनेक्शन के एपिसोड 13 के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि 2 दिन पहले हम लोग फिर से लाइव हुए थे और हम लोगों ने डिस्कशन किया था आईपीएल 2020 की 4 टीमों के बारे में, जिसमें मुख्य रूप से मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी और एक टीम और कौन सी थी सर? एसआरएच। ये 4 टीमों का डिस्कशन किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम। आज जो बची हुई 4 टीमें हैं उनके बारे में हम आज रिव्यू करेंगे और चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से आज है दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान लायंस। तो इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में गेस्ट फिर से जुड़ चुके हैं। मैं एक बार सभी का स्वागत करता हूं। प्रबोध देश पांडे जी, नमस्कार। प्रियेश चौबे जी, नमस्कार। विवेक सिंह जी, नमस्कार। नागराजन जी, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और फिर से हम एक एक करके सभी टीमों का रिव्यू करेंगे और साथ ही जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, टॉप 11 कौन से हो सकते हैं, प्रोबेबल 11 कौन से हो सकते हैं, अवे प्लेयर कौन कौन से हो सकते हैं, स्पिन डिपार्टमेंट को कौन संभालेगा, तेज गेंदबाजी कौन करेगा, ऑलराउंडर कौन हो सकता है, विकेट कीपर कौन हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे हमारे जो गेस्ट हैं उनसे कि उनकी क्या राय है इस पर। तो आज मैं शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले प्रियेश चौबे से। प्रियेश चौबे रिव्यू करेंगे दिल्ली कैपिटल्स का। तो शुरुआत करते हैं प्रियेश से। प्रियेश, स्वागत है आपका एक बार और इस कार्यक्रम में। बिल्कुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से आप सभी को नमस्कार करता हूं। और मैं आपके लिए अभी बैठा हूं क्योंकि मैं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में बात करना चाहता हूं, जो हमारे देश की राजधानी है। और दिल्ली कैपिटल्स के नाम से जो टीम अभी आईपीएल में है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्रेयस अय्यर, और जिनका कोचिंग स्टाफ के जो मेन कोच हैं वो रिकी पॉन्टिंग है। मैं एक बता देता हूँ, पहले प्लेइंग 11 से पहले थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ भैया दिल्ली कैपिटल्स का, जो लास्ट ईयर जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। 2018 में ये टीम बॉटम ऑफ द टेबल रही थी, 8वें नंबर पे, और 2019 पे बाउंस बैक की और पावर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी किया। क्वालिफाई करने के साथ ये 3rd पोजीशन पे रही थी। तो रिकी पॉन्टिंग के आने से और श्रेयस अय्यर के कैप्टन बनने से कुछ टीमें में मतलब अप्रोच चेंज हुआ है और इसकी थिंकिंग भी चेंज हुई है। और इस बार जो बेसिकली इस बार ऑक्शन जो हुआ दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, वो इसमें क्लियर श्योर एंड शॉर्ट इंडियन प्लेयर्स की तरफ ज्यादा देखा गया है, क्योंकि ये टीम पूरी तरीके से इंडियन प्लेयर की भरमार है इस टीम में। और कंपेयर टू किसी और दूसरी टीम की अगर कंपेयर करते हैं आईपीएल में, तो इसमें विदेशी खिलाड़ियों की थोड़ी कमी है। तो यह चीज ये तो पॉजिटिव हो सकती है टूर्नामेंट के दौरान, वो हमको बाद में मालूम चलेगा, या फिर नेगेटिव भी जा सकता है। तो बेसिकली इसमें इंडियन प्लेयर्स को ध्यान फोकस किया गया है। जैसे कि मैं आप लाइनअप की बात करूंगा, प्लेइंग 11 जो बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है पहले मैच के लिए, उसके लिए मैं बात करूंगा। तो मैं पहले नंबर पे शिखर धवन लेना चाहता हूँ। शिखर धवन जो हमारे ओपनिंग बैट्समैन है और इंडियन की तरफ से भी ओपनिंग करते हैं, और पुरानी टीमों से जो खेले हैं उसमें भी ये ओपनिंग करते हुए आए हैं। तो नो डाउट इनका तो पोजीशन फिक्स है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे पृथ्वी शॉ रहेंगे, जो एकदम यंग अपने प्लेयर हैं, और उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, सेंचुरी लगाया था, और आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। आईपीएल में भी इनका जो बेस्ट है वो 99 का बेस्ट है। वो 100 स्कोर नहीं कर पाए थे, सेंचुरी नहीं बना पाए थे, बट इन्होंने बहुत अच्छा इम्पैक्ट अपना इनिशियल छोड़ा है। बाद में अनफिट हो गए थे, लेकिन इनका जो भी ओवरऑल इम्पैक्ट रहा है बहुत अच्छा रहा है। 3rd नंबर पे मैं रखूंगा भी एक बहुत ही क्रूशल पोजीशन है, जिसमें श्रेयस अय्यर बैटिंग करते आए हैं, लेकिन मैं 3rd पोजीशन मार्कस स्टोइनिस को दूंगा। मार्कस स्टोइनिस को इसलिए दूंगा क्योंकि अभी 2019-20 में बिग बैश लीग में ही इज द हाईएस्ट रन गेटर इन दैट पोजीशन। इस पोजीशन पे हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं, 705 रन उन्होंने बनाए हैं, जिसमें एक सेंचुरी और 4 अर्धशतक भी लगाए हुए हैं। क्योंकि हाँ, और ये ऑस्ट्रेलिया से भी इसी डाउन पे, इसी पोजीशन पे पहले या दूसरे, मतलब 3rd या 4th पोजीशन पे ही बैटिंग करते हैं। तो इसलिए मैं इनको 3rd पे ही रखना चाहूंगा। इसमें बहुत सारे डाउट्स और डिबेट्स हो सकते हैं, क्योंकि इस पोजीशन पे हमारे जो अजिंक्य रहाणे जी हैं, जो दिल्ली के मेन पार्ट रहे हैं, वो इस पोजीशन पे आ सकते हैं। लेकिन जैसे दुबई की पिच रही है, या दुबई की पिच हो सकती है, वो बेसिकली स्पिनर्स को ज्यादा सूट करेगी। वहां पर अजिंक्य रहाणे थोड़े से
स्टोनिस के चक्कर में थोड़े से कम अपन आ सकते हैं, क्योंकि वो अच्छी जो फास्ट बॉलिंग को अच्छी से परफॉर्म करते हैं। या तो उनको बैकअप ओपनर की जगह में पृथ्वी शॉ या शिखर धवन की जगह में अगर कोई अनफिट होता है तो उनको ला सकते हैं। और चौथा नंबर जो रहेगा श्रेयस अय्यर का ही रहेगा, जो इंडिया टीम से भी नंबर 4 के लिए खेलते हैं और नंबर 4 उनका फिक्स है। भले वो पसंद करेंगे 3 नंबर पे खेलना, लेकिन मैं उनको 4 नंबर पे देखना चाहूंगा, क्योंकि वो टीम का बैलेंस उसमें रहेगा। वो अपने पोजीशन को फ्लोट कर सकते हैं, या तो 3 में या 5 में आके ऋषभ पंत के साथ आगे पीछे आके वो खेल सकते हैं, क्योंकि उनका रोल और उनका जो एंकरिंग रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दिल्ली के लिए। और 5वें नंबर पे मैं सिमरन हेटमायर का रखना चाहूंगा। सिमरन हेटमायर बहुत अच्छे अभी ऑप्शन रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और जिसने आरसीबी ने छोड़ा उनको, आरसीबी ने उतना उनको चांस भी नहीं मिला या बोल सकते हैं, या फिर उन्होंने परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाए। तो इसलिए सिमरन हेटमायर एक बहुत ही की प्लेयर रहेंगे दिल्ली के लिए। और सिमरन हेटमायर और श्रेयस अय्यर ये अगर खेलते हैं तो ऋषभ पंत के लिए बहुत आसान हो जाएगा, कि अल्टीमेटली फिनिश जो करना रहेगा ऋषभ पंत को करना रहेगा। ऋषभ पंत को अगर अपन 4 नंबर पे खिलाएंगे तो फिनिशर के लिए रोल यहाँ पर इस टीम में कोई दिख नहीं रहा है, इसलिए ऋषभ पंत को मैं थोड़ा नीचे लाना चाहूंगा। वो 6वें नंबर पे ऋषभ पंत बल्लेबाजी करेंगे, जो उनका बेसिकली अगर ओवरऑल आईपीएल का रिकॉर्ड देखें तो लास्ट 5 ओवर में 226 का स्ट्राइक रेट है उनका आईपीएल में, जो सिर्फ दूसरे नंबर पे है एबीडी के मुकाबले। एबीडी का जो स्ट्राइक रेट है लास्ट 5 ओवर में 252 का स्ट्राइक रेट है, और ऋषभ पंत का है 226 का स्ट्राइक। इसलिए मैं उनको लास्ट के जो ओवर्स हैं उसके लिए रखूंगा, और बेसिकली वो एक अच्छे इम्पैक्ट प्लेयर है, तो इसलिए वो 6वें नंबर पे खेलेंगे। अब बात चालू हो जाती है, अगर ये पूरे 6 हैं, इसमें से स्टोनिस एक बॉलिंग ऑप्शन है, तो हमको अब 5 अच्छे प्योर बॉलर खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद ऑलराउंडर की ऑप्शन इस टीम में दिल्ली कैपिटल्स में थोड़ी कम है। इसलिए 7वें नंबर में मैं अक्षर पटेल को खिलाना चाहूंगा। अक्षर पटेल लोअर मिडिल ऑर्डर मतलब लोअर मिडिल में अच्छी बैटिंग करते हैं, एक अच्छा ऑप्शन भी है, और लेफ्ट आर्म यूजफुल बॉलर है, और ये पावर प्ले में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो और ये 7वां नंबर इनका फिक्स रहेगा। और 8वें नंबर पे रविचंद्रन अश्विन है, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन हुआ है, जिन्होंने पंजाब ने इनको छोड़ा और दिल्ली ने इनको ग्रैब किया। तो रविचंद्रन अश्विन के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगा कि ही इज द बेस्ट स्पिनर बॉलर इन पावर प्ले। वो पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, और 2-3 ओवर तो अपने बहुत अच्छे आसानी से निकाल देते हैं। उनका मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने 125 विकेट अभी तक ले चुके हैं, और उनके जो मैक्सिमम विकेट्स हैं वो पावर प्ले में ही है। उनके बाद जो 9वें नंबर में मैं रखूंगा डेनियल सेम्स, जो कि नए प्लेयर हैं। डेनियल सेम्स भी एक बहुत इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, और बैटिंग भी करते हैं, बैटिंग भी उनकी है। और ये बेसिकली हाईलाइट हुए, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, और ये हाईलाइट हुए बिग बैश लीग 2019-20 में। इनके 52 विकेट उसमें उस टूर्नामेंट में रहे, और उन्होंने लगभग ये डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, या फिर ऑस्ट्रेलिया जो बिग बैश की टीम्स रही हैं उसमें डेथ स्पेशलिस्ट रहे डेथ बॉलिंग के लिए। और दिल्ली का मेरा प्रॉब्लम रहा है कि डेथ बॉलिंग के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती थी, इसलिए इनके साथ आएंगे रबाडा, कगिसो रबाडा, जो कि एक श्योर शॉट फर्स्ट ऑप्शन है। अगर फॉरेन ओवरसीज प्लेयर को अगर देखें तो रबाडा इज द ये ऐसे बॉलर हैं जो शुरुआत में भी बॉलिंग कर सकते हैं, पावर प्ले में, बीच में भी, और डेथ में तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए रबाडा का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे जसप्रीत बुमराह खेलते हैं मुंबई के लिए, वैसे कगिसो रबाडा रहेंगे दिल्ली के लिए, ठीक है। और 11वें नंबर पे मैं ईशांत शर्मा को रखना चाहूंगा, क्योंकि ईशांत शर्मा ऐसे बॉलर हैं जो शुरू के नई बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, इसलिए हम इनको पावर प्ले में बॉलिंग देखना चाहेंगे। जैसे कि जो उमेश यादव बेंगलोर के लिए करते हैं, वो ईशांत शर्मा दिल्ली कैपिटल्स के लिए करें। इनका जो पुराना रिकॉर्ड रहा है आईपीएल में, 70% ओवर इन्होंने पावर प्ले में ही अपना खत्म कर दिया। तो 70% बॉलिंग ये पावर प्ले में करते हैं, देन आफ्टर 3 ओवर के बाद अगर जरूरत पड़ गई बीच में तो इनका ओवर खत्म हो जाता है, और नहीं तो डेथ ओवर के लिए इनको बचा के नहीं रखते, क्योंकि डेथ ओवर की स्पेशलिस्ट नहीं है ये। तो ये मेरी 11 हो गई, है ना। और जैसे कि इसमें ऑप्शन है कि कीमो पॉल रबाडा अगर अनफिट होते हैं तो कीमो पॉल इनकी जगह ले सकते हैं रबाडा की जगह। और जैसे कि और भी ऑप्शंस हैं, 2 मेजर ऑप्शंस हैं अमित मिश्रा का। अमित मिश्रा आईपीएल की, जैसे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके, बोलना चाहूंगा, प्रियेश आपके 10 प्लेयर हुए हैं, क्योंकि एक बार आप चेक करिए थोड़ा सा। नहीं सर, शिखर धवन पहले, पृथ्वी शॉ दूसरे, मार्कस स्टोनिस तीसरे, श्रेयस अय्यर चौथे, सिमरन हेटमायर 5वें, ऋषभ पंत 6वें, अक्षर पटेल 7वें, आर अश्विन 8वें, डेनियल सेम्स 9वें, कगिसो रबाडा 10वें, और ईशांत शर्मा 11वें। ठीक है सर। तो मैं अमित मिश्रा की बात कर रहा था। अमित मिश्रा
जो 3 आईपीएल हैट्रिक ले चुके हैं और इतने दमदार आईपीएल के सेकंड हाईएस्ट टेकर हैं आईपीएल के, और दुबई में बिल्कुल काम आएंगे। लेकिन जो इनका लास्ट के 2 सीजन रहे हैं वो मिडिल ओवर्स में अच्छे नहीं रहे हैं। ये बेसिकली मिडिल ओवर्स को ही कंट्रोल करने के लिए आए हैं। तो अगर अमित मिश्रा का ऑप्शन आता है तो अक्षर पटेल या रविचंद्रन अश्विन के साथ में अगर कोई रिप्लेस हो सकता है वो उसमें आएंगे, लेकिन इनिशियल जो 11 रहेगी शायद अमित मिश्रा उससे बाहर रहेंगे। और एक चीज और हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है ओवरसीज में अगर देखें तो संदीप लमिचाने का। संदीप लमिचाने बहुत ही अच्छे और उनकी बॉलिंग को ये अभी तक कुछ समझ नहीं पाया है, तो वो भी एक ऑप्शन रहेंगे। अगर अक्षर पटेल या कोई जो अपर मार्कस स्टोइनिस की बात कर रहे हैं, अगर कोई पिच ज्यादा ही कंडीशन फेवरेबल हो जाती है स्पिन के लिए तो हो सकता है स्टोइनिस ना खेल के उसमें लमिचाने खेले। बिल्कुल। तो ये रिव्यू और ये इन्होंने अपना प्रोबेबल 11 चुना है। जो हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या इसमें कुछ वो बदलाव देखना चाहेंगे और क्यों। थोड़ा त्वरित प्रतिक्रिया चाहता हूं मैं। मेरा क्वेश्चन था इसमें कि आप 2 स्पिनर लेके खेल रहे हैं, आई थिंक अक्षर पटेल और अश्विन। बिल्कुल, 2 जेन्युइन लेके खेल रहे हैं। क्या एक तीसरे स्पिनर की पोजीशन बन सकती है आपके पास? अमित मिश्रा और संदीप लमिचाने जैसे काफी अच्छे लेवल के बॉलर्स हैं। बिल्कुल तो... सर, बिल्कुल बन सकती है सर। इसीलिए मैंने मेंशन किया कि अगर कोई पिच जो दुबई की है बिल्कुल फेवरेबल है स्पिन बॉलिंग के लिए तो स्टोइनिस ना खेल के लमिचाने या फिर जो अपने ईशांत शर्मा है उनको हटा के अमित मिश्रा को लाया जा सकता है। क्योंकि क्या इस टीम में कोई भी पार्ट टाइमर स्पिनर नहीं दिख रहा है जैसे बाकी टीमों के पास कुछ होते हैं, जैसे बिल्कुल केदार है या किसी के पास में नीतीश राणा है, लाइक दैट। इनके पास वैसे ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। हाँ, इस टीम में जो एक कमी अगर देखें तो एक बेसिकली ऑलराउंडर की कमी है, जिसमें 1-2 प्लेयर उसको फिलफिल करते हैं, जैसे स्टोइनिस हो गया और कीमो पॉल हो गया, अक्षर पटेल हो गए। हाँ, अक्षर पटेल हो गए। तो अक्षर पटेल और आर अश्विन तो मेरे ख्याल से श्योर शॉट स्पॉट है कि वो खेलेंगे ही खेल, क्योंकि दोनों के पास बैटिंग है और लोअर डाउन द ऑर्डर में ये अच्छे बेस मतलब कीमती साबित हो सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भैया, अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो एक हर्षद पटेल बहुत ही हाईलाइटेड प्लेयर रहे हैं और इनका डोमेस्टिक कैरियर इतना अच्छा रहा है कि ये बहुत ही मेन कैंडिडेट हैं। अगर मैं जैसे कि बताया कि ये टीम ऐसी है भैया कि पूरे 11 प्लेयर इंडियन प्लेयर के साथ खेल सकती है। ये मात्र एक ही टीम जो आईपीएल की टीम है, ये 11 प्लेयर पूरे इंडियन प्लेयर खेल सकते हैं। टॉप 7 तो श्योर शॉट इंडियन रहेंगे। बाकी स्पेशलिस्ट की बात करें जैसे हर्षद भोगले की बात करें तो टॉप 7 तो इंडियन को ही देखना चाह रहे हैं उस टीम में। तो अगर ओवरसीज प्लेयर एलेक्स कैरी भी हैं जो बिल्कुल अच्छे फॉर्म पे चल रहे हैं, परसों ही बिल्कुल लास्ट मैच उनका बहुत अच्छा रहा है, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने जिताया। तो हर्षद पटेल के बारे में जैसे मैं बताना चाहूंगा सर, ये जो लास्ट आईपीएल रहा है 2019 का, उनमें इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। एक मैच था जो अपने सिंगल हैंडेडली इन्होंने विन किया था सीएसके के अगेंस्ट। उसमें इन्होंने 16 बॉल्स में 36 रन बनाया था और एक विकेट लिया था जो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था, इसलिए उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला। उस वजह से वो अच्छे हाईलाइट हो गए हैं और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, ये मेरा क्वेश्चन है, अजिंक्य रहाणे की टीम में जगह कैसे नहीं बन रही, क्योंकि वो भी आईपीएल के बहुत अच्छे ओपनर बैट्समैन रहे हैं। बिल्कुल सही है भैया। और बहुत ही तरजीह क्यों दिए हैं, मतलब इस पर जल्दी से एक प्रतिक्रिया दे दें फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल पृथ्वी शॉ भैया एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कुछ ही शुरुआत मुश्किल से आईपीएल में 25 मैच उन्होंने खेला है और 25 मैच में उन्होंने एक अच्छा इम्पैक्ट दमा दी। तो शुरू के 6 ओवर के लिए तो मेन इंपॉर्टेंट है पृथ्वी शॉ, क्योंकि उन्होंने जो सेंचुरी बनाते भी चूक गए थे। 99 उनका बेस्ट है और उनका स्ट्राइक रेट जो 144 का स्ट्राइक रेट है। शिखर धवन भी ऐसे हैं जो आराम से एंकरिंग करते हैं इनिंग को, ना कि एकदम पावर प्ले हिटिंग करते हैं, वो एंकरिंग करते हैं। 124 130 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन पृथ्वी शॉ की जगह तो श्योर शॉट मेरे ख्याल से इस टीम में है। रहाणे अगर खेलेंगे तो शायद 3 नंबर पे खेल सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन पे फिर मार्कस स्टोइनिस को हटाना पड़ेगा और अगर स्टोइनिस को हटा दिया हमने तो फिर से वो 5 ही बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे। अगर कोई भी अगर इसमें मिस जिनकी बॉलिंग परफॉर्म नहीं होती है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा दिल्ली के पास। इसलिए स्टोइनिस को या हर्षद पटेल को हमको खिलाना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। आप में से और कोई अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे, नागराजन जी या विवेक, जल्दी से, अगर लास्ट 1 मिनट अपने पास। हाँ,
भैया जी क्यों मोहित शर्मा की क्यों जगह नहीं बन पा रही है आपकी टीम पे? वो भी एक अच्छा प्लेयर माना जाता है बिल्कुल और सर, बॉलिंग बहुत ही उनका मैंने जैसे कि बताया। उसमें बिल्कुल उनका बिल्कुल ऑप्शन उनका जो है मोहित शर्मा का, तो हर टीम चाहते हैं कि जैसा वो सीएसके के पहले खेलते थे वो हमेशा टीम पे रहते थे, और उनका बिल्कुल स्लोअर बॉल्स और जो नकल बॉल्स का बहुत विकेट्स भी मिलता था और बहुत सारा ये रहता है। मेरे को लग रहा है कि आपने जैसे बताया ईशान शर्मा का तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, बट क्या दिल्ली मैनेजमेंट सोचती है वो अलग बात है। बट आई फील बिल्कुल मोहित शर्मा का भी जगह बन सकती है कहीं ना कहीं। हो दे सकता विल है आगे की मैच में शायद अपने को मिल सकते हैं देखते हुए उनको, क्योंकि जैसे कि बात करें और जो इनिशियल ओवर्स हैं वो भी ईशांत शर्मा उसके लिए फिट है। मोहित शर्मा जो है वो अपने जो मिडिल ओवर्स रहेंगे उनको निकालने के लिए, मिडिल ओवर्स के लिए ऑलरेडी अपने पास अश्विन और अक्षर पटेल हैं, तो बट शायद जो शुरू के। ओके, वो पॉइंट को मैं एग्री करता हूँ। और दूसरा पॉइंट, जो इन्होंने रैना को लिया था दिल्ली कैपिटल्स ने, जरूर उनको खिलवाएंगे। मेरे को यहाँ तक लग रहा है कि आप जो बिल्कुल कह रहे हैं कि उनका स्ट्राइक रेट भले कम है, 115 का स्ट्राइक रेट में खेलते हैं वो, 100 उसी सबसे खेलते हैं, बट जैसा ओपनिंग में जो चलना लगते हैं आपका जैसा ओपनर्स है उस हिसाब से तो वो तो जरूर, जैसे शिखर धवन को भी इसलिए उन्होंने यही किया। लास्ट आईपीएल में भी हमने देखा काफी उन्होंने एक फ्लाइंग स्टार्ट देते थे, इसलिए जो ओपोनेंट जो भी होगा, नॉन स्ट्राइकर होंगे नहीं तो जो उनका पार्टनर होंगे वो थोड़ा सा टाइम लेके खेल सकते हैं। जैसा वो इंडियन टीम के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जैसा वो अग्रेसिव खेलते रोहित शर्मा, फिर उन्होंने उनका नेचुरल गेम थोड़ा सा रुक के खेलते थे। तो उस हिसाब से मेरे को, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका जो टीम का बैलेंस करने के लिए मार्कस स्टोइनिस को आगे बिल्कुल आगे लेके आना बिल्कुल, नहीं पड़ेगा। तो अजिंक्य रहाणे उस एक बहुत ही एक्सपीरियंस तो एक प्लेयर है बॉलिंग और बहुत अच्छा परफॉर्म ऑप्शन किया है उन्होंने ऑलरेडी, तो एक थोड़ा डिबेट का सिचुएशन रहेगा और दिल्ली के लिए बहुत बड़ा हेडेक रहेगा ये, रहाणे को कैसे वो बिल्कुल। पोजीशन को फिक्स करें। और एक छोटा सा बट बस मैं आपके लिए 1 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा नीतीश भैया। एक हमारे इस जी टीम में जी एक बिल्कुल। ऑलराउंडर है ललित यादव जी। ललित हाँ यादव के बारे बिल्कुल, में जब ललित मैं यादव। इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये दिल्ली से हैं और 23 साल के हैं। इनकी खासियत ये है कि ये 2 बार लगातार 6 छक्के का रिकॉर्ड इनके नाम पे है डोमेस्टिक क्रिकेट पे। हर एक बैट्समैन का ख्वाब होता है कि वो 6 छक्के मारे, तो इन्होंने 2 बार वो काम किया है, इसलिए मैं इनका नाम लेना पड़ा मेरे को। बाकी बिल्कुल मेरी तरफ से कंप्लीट है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन थी प्रियेश आपकी, और बहुत बढ़िया आपने प्रेजेंट किया और बताया। और वेरी नाइस। रियल में एक हेडेक की बात हो सकती है दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट के लिए कि अजिंक्य रहाणे और अमित मिश्रा, और इनके साथ जो मतलब टक्कर हो सकती है पृथ्वी शॉ, और स्पिनर में अगर बोले तो अक्षर पटेल, तो इनको कैसे इनकी जगह बनाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रियेश आपका। अब आगे मैं थैंक आता यू। हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे साथ जुड़े हैं नागराजन जी, आपको आमंत्रित करता हूँ। और नागराजन जी हमको बताएंगे राजस्थान रॉयल्स के बारे में, कि राजस्थान रॉयल्स की प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है और टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो वेलकम नागराजन जी। थैंक यू सर, थैंक यू नितिश सर, once again it is a privilege to participate in your show। बहुत अच्छा लगा, हमारा ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। एंड जी जैसा राजस्थान रॉयल के बारे में बात करना चाहेंगे आज, कि पहले तो ये टीम में तो जो है इंग्लिश एंड आरसीसी है, बेसिकली इंग्लिशमैन्स का टीम है ये। ओवरसीज प्लेयर्स जो है 3 जगह तो इन ऑलरेडी ग्रैब्ड है फुल्ली, और इनका कोच है एंड्री मैकडोनाल्ड। और राजस्थान रॉयल के बारे में तो एक सबको पता है, वो 2009 में बहुत अंडरडॉग्स था और उन्होंने चैंपियन बनाया था, फर्स्ट चैंपियन था आईपीएल का। उसके बाद उन्होंने 8 में। कभी नहीं जीत पाया, क्यों है ये हमेशा अंडरडॉग्स रहे होते थे ये। शेन वॉर्न का मेंटरिंग में इन्होंने ये किया था, बड़ा प्लेयर का ऊपर दाव नहीं लगाते हैं ये, बहुत यंग प्लेयर्स को नर्चर करते थे और ग्रोथ करते थे, यही इनका टीम का ये रहता था, बेसिक जो फंडा रहता था इनका। अभी पिछले 2-3 साल से इन्होंने बहुत बड़ा खिलाड़ी के ऊपर भी इन्होंने ये करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब हाई प्राइसेस में जो भी है बड़ा पैसा लगाना स्टार्ट किया। उसमें ऐसा कुछ रिजल्ट भी नहीं दिख पा रही है पिछले 2-3 सालों से। सो देखते हैं, पिछले बार भी उन्होंने जय उन्नत के ऊपर बहुत बड़ा प्राइस लगाया था, बट इट नेवर वेंट रॉन्ग राइट फॉर देम। सो इस बार इनके टीम पे वार्ने ऐसे मेंटर का रोल प्ले कर रहा है, इनका टीम में ज्वाइन किया है। सो काफी यंग प्लेयर्स भी है इस टीम में,
जरूर जो ऑस्ट्रेलिया के अग्रेसिवनेस को वो लेके आते हैं जो टीम का अंदर में। सो देखते हैं क्या उनने बदलाव लेके आ सकते हैं करके। और टीम कॉम्बिनेशन में तो सबको पता ही है कि इनका ओपनर तो है जोस बटलर, तो जरूर ओपनिंग करेंगे जैसे पिछले साल भी उन्होंने एक ऑफ स्टेज का किया। उसके बाद पूरा टीम का ही रुतबा ही चेंज कर दिया कि काफी सारा मैच को इनको एक फ्लाइंग स्टार्ट देते थे और काफी एक सॉलिड परफॉर्मेंस देते थे। उस वजह से इन्होंने काफी मैचेस जितवाया था। जो वो स्ट्रैटेजी बेसिकली मुंबई इंडियंस ने अडॉप्ट किया था, उनका जब टीम था जोस बटलर, तब इन्होंने ओपनिंग के लिए भिजवाते थे उनको। सो सेम स्ट्रैटेजी राजस्थान भी हैंडल किया और वो बहुत काफी सक्सेस भी था। और उनके साथ में जो है उनके पास अभी एक राबिन उतपा है जो वो शायद ओपन करेंगे उनके साथ, मेरे को लग रहा है। नहीं तो जो युवा खिलाड़ी के रूप में जसवाल जी हैं, वो भी काफी अच्छा प्लेयर है। एक गैम्बलिंग लेना तो उनको भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद संजू सैमसन और रॉबिन उत्तपा का वन डाउन का पोजीशन बनती है। उस केस में तो फिर दोनों को अकोमोडेट करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दोनों में अभी लास्ट सीजन संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट तो 150 148 के लगभग वो फेल सेंचुरी भी लगाया था उन्होंने। काफी ज्यादा अच्छा मैचेस कभी कभी जैसे चलने लगते तो फिर तो उनको तो अनस्टॉपेबल होते थे। सो बहुत मुश्किल है ये दोनों को ये करना। सो इधर जसवाल को खिलाएंगे तो फिर इधर रॉबिन उतपा और संजू सैमसन नहीं खेल पाएंगे मेरे हिसाब से, उनका जगह नहीं बन पा रही है। नहीं तो रॉबिन उतपा खेलेंगे तो फिर जरूर संजू सैमसन वन डाउन में आएंगे। उसके बाद स्टीव स्मिथ सेकंड डाउन में रहेंगे। उसके बाद स्टीव स्मिथ का कैप्टनशिप भी होगा, वो एक एंकरिंग रोल भी देखने के लिए अच्छा रहेगा। उन्होंने जैसा पुणे सुपर जायंट्स के लिए ये किया था, लास्ट तक लेके गया था उस सीजन में और लास्ट 1 रन में हार गया था मुंबई इंडियंस के साथ। दैट वाज उन्होंने एंकरिंग रोल प्ले कर सकते थे स्टीवन स्मिथ और अग्रेसिव भी खेल सकते थे। और उसके बाद नेक्स्ट बेन स्टोक्स है। बेन स्टोक्स का तो सब पता है, वो ऐसा फ्लोटर प्ले कर सकते हैं। अभी मेरा पास फिफ्थ पोजीशन में उनका रख रहा हूँ अभी फिलहाल। एक फ्लोटर का रूप पे वो खेल सकते हैं, कभी ऊपर नीचे ऐसे खेल सकते हैं। और उसके बाद आ सकते हैं कि अगेन जसवाल जी को हम जगह दिलवानी है तो फिर उनको 6th डाउन में रख सकते हैं, वो एक ऑप्शन है मेरे पास। सपोज वो नहीं है तो फिर हमारे पास है रियन पराग है जो 6th डाउन में खेल सकते हैं। और उसके बाद इनके पास स्पिन डिपार्टमेंट है काफी ज्यादा, इनके पास लेग स्पिनर्स अवेलेबल है। जैसे स्लोनेस के हिसाब से ये हमेशा पहले इनके पास कृष्णप्पा गौतम और श्रेयस गोपाल टैंडम में बॉलिंग करते थे, लास्ट सीजन में काफी ज्यादा सक्सेस हुआ था उसका। वो शायद वही स्ट्रेटेजी अप्लाई करने वाला है, बट इस बार उनके पास कृष्णप्पा गौतम नहीं है, सिर्फ श्रेयस गोपाल है। उनके बाद मयंक मार्कंड है और 2-3 लेग स्पिनर्स है इनके पास, भरपूर लेग स्पिनर्स है बेसिकली। राहुल टिवाटिया है और श्रेयस गोपाल हो गया और एक माइपल लोमर, वो तो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गया। सो मैं फिलहाल अभी समझ में जो स्लो लेफ्ट आर्म करते हैं वो भी काफी इफेक्ट हो सकते हैं दुबई के पिचेस में। जैसे जैसे स्लो डाउन होगा पिचेस, ये विल बी वेरी इफेक्टिव। सो 7 नंबर में मैं माइपल लोमर को रख रहा हूँ अभी फिलहाल। और 8th पोजीशन में श्रेयस गोपाल जरूर प्ले करेंगे, वो कैमो भी कर सकते हैं कि कुछ हिट्स भी लगा सकते हैं, बड़े हिट्स भी लगा सकते हैं। और उसके बाद सबको पता ही है कि टॉल इंग्लिशमैन जोफर आर्चर विल प्ले, well known for his Yorkers and slow balls, death bowling. He is like a second Jasprit Bumrah. He is nowhere down with Rabada or Bumrah. He is equal to both these players, one of the best death bowler in the world right now. और उसके बाद 10th पोजीशन में माइक मार्कंडे रहेंगे जो लेगी है। और उसके बाद लेगी खेल सकते तो उनको रख सकते हैं, नहीं तो इनके पास फास्ट बॉलिंग का भी ऑप्शन है। एक तो वरुण आरोन है सब जानते हैं, रन्स भी बहुत देते हैं और विकेट्स भी लेते हैं, वो एक गैम्बल है। फिर उसके बाद जयदेव है, जयदेव को इनको बॉलिंग इनको लीड करना पड़ेगा। और इनके पास बेसिकली क्या हो जाता है कि जोफर आर्चर का रिप्लेसमेंट बहुत लोग हैं, बट उनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। आर्चर को ही खेलेंगे, इनके पास 2-3 ऑप्शन है, वॉशिंगटन थॉमस है और एंडी टाई है और टॉम करन है, सब अच्छा प्रदर्शन करते हैं। बट आई डोंट थिंक इफ दे वांट टू गिव रेस्ट टू जोफर आर्चर और इफ एनी इंजरी हैपेंस, इनके कुछ इंजरी लगेगा तब कोई रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, नहीं तो आर्चर विल प्ले ऑल द 14 गेम्स। जो है मेरे को लग रहा है कि जरूर वो सारा मैचेस खेलेंगे। और इनके पास फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन है कि कार्तिक त्यागी है और वरुण आरोन है, ये इनके साथ सपोज लेगी के बदले में जैसे इनके पास ऑलरेडी स्पिनिंग ऑप्शंस है। सो उसके बाद
उसके बदले में ये दोनों को स्वैप कर सकते हैं, जैसे स्पिनर के बदले में इधर एक फास्ट बॉलर को कर सकते हैं। ये यही टीम है, बहुत अच्छा टीम है। बट इनके पास अभी इस साल राजस्थान रॉयल के साथ एक बड़ी चीज है, पिछले साल में क्या होता था, जैसे इंग्लिश प्लेयर जो भी है, ओवरसीज प्लेयर, इनको 4 प्लेयर होते थे, उनको जैसे कुछ उनको मतलब जैसे वो समर का स्टार्टिंग में आईपीएल होता था, उस टाइम उनको जरूर इंग्लिश का समर चालू हो जाता था, इस वजह से उनका प्लेयर सारा आशीष और इंग्लैंड प्लेयर चला जाते थे। अभी इस टाइम का अलग सिचुएशन है और इनके पास बैकअप भी है, जैसे डेविड मिलर भी है, कभी कभी इनको डेविड मिलर को भी खिला सकते हैं जो अच्छी प्लेयर है, और काफी हिटर भी है, ऐसे पिंच हिटर, वो कभी भी मैच को फास्टेस्ट सेंचुरी भी लगाया इन्होंने, 36 बॉल्स में 100 रन बनाया। सो वो बहुत बड़ा ऑप्शन है, और बॉलिंग का भी उनको कमी नहीं है। सो यही है मेरा 11 बेस्ट प्लेइंग 11, और स्ट्रांग भी है। इनका एक ही वीकनेस मेरे को नजर आ रहा है कि जो लोअर डाउन में इनके पास थोड़ा सा वीकनेस नजर आ रही है, वो कैसे कम आउट करेंगे, क्यों है जो इनका टेल है बहुत लॉन्ग टेल लग रहा है, जो बेन स्टोक्स के बाद जो भी है थोड़ा सा उसमें ऑलराउंडर टाइप का प्लेयर्स है, सो उसमें थोड़ा सा मेरे को वीकनेस लग रहा है इनका। बाकी स्टीव स्मिथ का कैप्टनसी एक बड़ा पॉजिटिव है इनके लिए, और शेन वार्ने का जो मेंटरशिप है वो भी मेरे को लग रहा है कि काफी इन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत युवा क्वालिटी है इस वाला आईपीएल में। सो आई फील अगेन राजस्थान रॉयल्स अंडरडॉग्स, वो कभी भी जीत सकते हैं, इस साल में भी कोई ये नहीं है कि जीतने के लिए सारा ये है इनकी, क्यों है ओवरसीज का बैकअप बहुत सॉलिड है। सो ये एक रीजन है मेरे को लग रहा है कि ये जीत सकते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है नागा आपसे, ये बेन स्टोक्स को आपने 6 नंबर पे रखा है, बट आई थिंक फर्स्ट 6 और 7 मैचेस के लिए बेन स्टोक्स शायद अवेलेबल नहीं है। हाँ, उस केस में तो फिर इनके पास वही ऑप्शन है सर, दूसरा 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे इनके टीम पे, वही फिर ऑलराउंडर और बैटिंग लाइनअप की शॉर्टेज हो जाएगा, दिक्कत वहां पे नहीं। अगर बेन स्टोक्स नहीं खेलेंगे तो मुझे डाउट टॉम करन इज द मेन कैंडिडेट। टॉम करन खेल सकते हैं बेन स्टोक्स की जगह में। यस, टॉम करन को भी खिला सकते हैं, वो बैटिंग भी कर सकते हैं, उसका रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। और दूसरा बात, सपोज है ही नहीं तो इनके पास ऑलरेडी नागा, मेरा ये क्वेश्चन था एक कि मैं 1 मिनट कंप्लीट कर देता हूँ। जैसा है कि इनके पास बेन स्टोक्स नहीं तो फिर हम सबको देख सकते हैं कि बेसिकली संजू सैमसन और जसवाल और रॉबिन उथप्पा, इनका ये एक बंदा नीचे पे प्ले करेंगे ये बेसिकली। मेरे को लग रहा है कि संजू इधर 5th पे खेलेगा, नहीं तो फिर रॉबिन उथप्पा को लो डाउन करेंगे, स्टीव स्मिथ नहीं तो एंकर रोल प्ले करेगा, ऐसा लग रहा है मेरे को, सपोज बेन स्टोक अवेलेबिलिटी नहीं है तो। इसलिए मुझे लग रहा है कि डेविड मिलर का पोजीशन बहुत कंफर्म हो जाएगा, डेविड मिलर को खेलना बहुत जरूरी हो जाएगा, और डेविड मिलर को भी खिला सकते हैं उस केस में, बेन स्टोक्स नहीं तो जरूर डेविड मिलर भी खेल सकते हैं। जी विवेक जी, आप कुछ जानो। ओके, मेरा क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन था नागा मेरा कि फिनिशर के रोल में यहाँ पे किसको आप रखते हैं, और यदि ऑलराउंडर के रूप में देखें तो केवल एक अच्छे ऑलराउंडर में बेन स्टोक्स ही दिखाई देते हैं, ताकि फिनिशर का रोल और ऑलराउंडर यदि बेन स्टोक्स एब्सेंट है नहीं है, जैसा तो प्रिया जी ने बताया पहले, जैसे इनके पास मैंने भी बताया था, इनके पास लोअर ऑर्डर है उसमें थोड़ा सा वीकनेस नजर आ रही है कि उसमें तो इधर एक बंदा का तो एंकर रोल प्ले करना ही पड़ेगा, नहीं तो जैसे मिलर है, बेन स्टोक अवेलेबिलिटी नहीं तो मिलर, नहीं तो टॉम करन का ये होगा। और आप श्रेयस गोपाल भी देखते हैं कि वो भी एक ये करता है, मतलब बहुत बड़ा हिट्स लगाता है। और इनके पास 2 प्लेयर्स हैं, जैसे कि राहुल टिवाटिया है, वो भी बहुत बड़ा एक ऑलराउंडर है, बहुत हिट्स लगाता है। और एक शशांक सिंह है, वो भी बहुत बड़ा हिटर है बेसिकली, उनको भी खिला सकता है। और अनुज रावत है, वो भी एक बड़ा हिटर है बेसिकली। 2-3 ये सब यंग प्लेयर्स है, इमर्जिंग प्लेयर्स है, सो इनके ऊपर मैं इतना बता नहीं पाऊंगा इनको, क्यों डोमेस्टिक लेवल पे जो मैचेस होती है और आईपीएल तो अलग ये है। अब इस बार ये एक एडवांटेज है, जैसे क्राउड नहीं रहेंगे सो ये खोल के खेल सकते हैं, ये बड़ी एडवांटेज है जो यंग प्लेयर्स के लिए। क्यों है जो ऑडियंस का इतना ये रहता है कि एक्सपेक्टेशन रहता है, और उनका जैसा जो आप देख सकते हैं, जैसे मुंबई का स्टेडियम हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, इसमें क्राउड तो हमेशा फुल रहती है, और उनका जो क्राउड का एक्सपेक्टेशन रहती है ऑपोनेंट को ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट कर देती है। सो ये इमर्जिंग प्लेयर्स के लिए एक एडवांटेज है कोरोना का वजह से, एम्प्टी स्टेडियम्स में मैच खेलेंगे, सो
उनके ऊपर कम प्रेशर होने के लिए चांसेस ज्यादा है। जैसा है कि बहुत लोग तो देखेंगे टीवी में, बट जो फिजिकल जो ग्राउंड में जो प्रेजेंस है, वो जो ऑडियंस का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम होगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है। लेट्स सी हाउ इट गोस। जी प्रबोध सर, आप अगर कुछ एक मिनट का और समय है, जल्दी से आप अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो सर। नहीं, मेरा तो अभी कोई क्वेश्चन इस पे नहीं है। अभी टीम सिलेक्शन काफी बैलेंस्ड है और वाकई इनके दो जो की प्लेयर्स हैं, दैट इज स्टीव स्मिथ और जोफ्रा आर्चर, ये इनके मैच विनर्स रहेंगे थ्रू आउट द इवेंट आई थिंक, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। और एक अगर मिडिल ओवर ऑलराउंडर में डेविड मिलर रहेंगे तो और टीम कॉम्बिनेशन बेटर हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ बेन स्टोक्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे ख्याल से की प्लेयर तो अगर जैसे आपने बताया कि अभी स्टोक्स कुछ समय तक अनुपस्थित है, पर सबसे की प्लेयर तो वही है दोनों डिपार्टमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल, जो वो बैलेंस, टीम का बैलेंस, जी टीम का बैलेंस भी है जो सर। उन्होंने एक फील्डिंग भी बहुत काफी इम्पैक्ट पड़ती है उनका। कभी कभार तो कैसे ऐसे कैचेस पकड़ लेते हैं कि उनका तो कोई यही नहीं है, जवाब ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, हर जो पोजीशन उन्होंने में इंग्लैंड के लिए जी ठीक ठीक। तो प्रियेश, और कोई क्वेश्चन? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नागराजन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक्स, स्पेशल थैंक्स टू यू। आपने अच्छा रिव्यू दिया और उम्मीद करते हैं कि राजस्थान रॉयल्स इस बार अच्छा करेगी और प्लेऑफ में जगह बनाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो छोटा सा एक चीज सर, मैं 10 सेकंड लूंगा। राजस्थान रॉयल्स का क्या था कि हमेशा उनका क्या है, फर्स्ट हाफ में अच्छे खेलते थे वो, उसके बाद सेकंड हाफ में पूरा ये हो जाते थे। एक बार याद होगा कि मुंबई इंडियंस ने चेस करना था 13 ओवर में, कुछ रन्स बनानी थी कि आई फॉरगेट 180 समथिंग, 191 बनानी थी। फिर आदित्य तारण ने आके 14.3 ओवर्स में 191, 14.3 ओवर्स में 191 बनाया था। सो इस बार वो वाला गलती जो सेकंड हाफ में इनका जो पोजीशन रहती है कि हमेशा फर्स्ट हाफ में खेलेंगे, ये जरूर प्लेऑफ्स को क्वालिफाई हो जाएंगे ऐसा लगता था, बट सेकंड हाफ में 5 मैच में 1 मैच जीतेंगे तभी हार जाते हैं वो, 5 को 5 हार जाता है, फिर क्वालिफाई नहीं होता है। सो वो जो ये है नर्वस जो पार्ट 2 में जो सेकंड हाफ में जो रहती है वो ओवरकम करेंगे। देखते हैं वो प्लेऑफ पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। बिल्कुल। और थैंक यू मच भैया once again for giving this huge opportunity। जी बहुत बहुत धन्यवाद नागराजन जी। अब मैं इनवाइट करता हूं विवेक जी को, जो किंग्स 11 पंजाब का रिव्यू देंगे। विवेक जी, स्वागत है आपका, वेलकम। थैंक यू सर। इस क्रिकेट कनेक्शन के 13वें एपिसोड में काफी अच्छा फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे किंग्स 11 पंजाब की टीम एनालिसिस के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें कि सबसे पहले मैं टीम कॉम्बिनेशन बता दे रहा हूँ। जिसमें मैं ओपनर के लिए रखूंगा वेल नोन केएल राहुल, और साथ में रहेंगे मयंक अग्रवाल, और थर्ड पे रहेंगे मनदीप, और उसके बाद करुण नायर, और फिफ्थ पोजीशन पे मैं निकोलस पूरन, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म पे चल रहे हैं, अभी सीपीएल भी बहुत अच्छा खेल के आए हैं, जिसमें उन्होंने 45 बॉल पे 100 रन एक शत की पारी खेली। और उसके बाद फिर अभी एक और बहुत ही अच्छे ओवरसीज प्लेयर, काफी अच्छे फॉर्म में, मैक्सवेल, काफी अच्छा एडवांटेज होने वाला है इस बार किंग्स 11 पंजाब के लिए। 6वें नंबर पे मैक्सवेल, 7वें नंबर पे जो कि अभी तक राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे थे कृष्णप्पा गौतम, वो भी एक अच्छे ऑलराउंडर है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे स्पिन डिपार्टमेंट में 2 और ऐड करूंगा, जिसमें कि अंडर 19 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले रवि बिश्नोई, बिल्कुल, जिसने फाइनल में ऑलमोस्ट इंडिया को मैच जिता दिया था, लेकिन अनलकी रहे। और उसके बाद फिर 9वें नंबर पे मुजीब, तो एक परमानेंट टीम के मेंबर रहेंगे, उनका सीपीएल भी बहुत अच्छा गया है। और 10वें नंबर पे फास्ट बॉलर में मोहम्मद सामी, और यहाँ पे 11वें नंबर पे जॉर्डन, जो कि डेथ बॉलिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इस किंग्स 11 पंजाब की टीम में,
क्रिस जॉर्डन को ओवरसीज प्लेयर में उसको लेना चाहूंगा। इनके रिप्लेसमेंट में बन सकता है, यदि हम ओपनिंग में इनके पास अवेलेबल है क्रिस गेल, काफी विस्फोटक ओपनर। यदि हम गेल को खिलाते हैं तो हमको डेथ बॉलिंग में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डेथ बॉलिंग में इनके पास बेस्ट ऑप्शन में खाली जॉर्डन ही है। बाकी कॉट्रेल, पोरेल, अपना इंडियन बॉलर जो है पोरेल वो है, लेकिन जॉर्डन प्रेफरेंस रहेगा। 2020 के बेस्ट बॉलर हैं और डेथ बॉलिंग काफी अच्छे ओवर निकालते हैं वो। तो यदि जॉर्डन खेलते हैं तो क्रिस गेल नहीं खेलेंगे, और क्रिस गेल खेलेंगे तो जॉर्डन नहीं खेलेंगे। वहां पे हम इस कॉम्बिनेशन के साथ में जाऊंगा। अब इसमें स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ में इनकी ओपनिंग यदि गेल और राहुल, जिसका राहुल का काफी अच्छा अभी इंटरनेशनल लेवल में और अपने डोमेस्टिक लेवल में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, तो राहुल से बहुत अच्छी उम्मीद है। राहुल क्या है कि काफी अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं। और क्रिस गेल पूरे मैचेस तो नहीं खेलेंगे, बट जितने भी खेलेंगे 3-4 मैचेस, क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी और उनकी 40 एज भी है, 40 प्लस, तो उसके हिसाब से हो सकता है स्टार्टिंग के 4-5 मैच बाकी मयंक अग्रवाल ही साथ में रहेंगे उनके। और उसके बाद फिर इनका जो स्पिन कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेंथ में देखें तो मुजीब है, काफी अच्छे स्पिनर हैं, बिश्नोई हैं, और ऑप्शन इनके पास स्पिनर में और भी अवेलेबल है, जैसे मुरुगन अश्विन और सूचित भी उन्होंने लिया हुआ है। सूचित लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो भी काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। बट वही टीम में जो प्लेइंग 11 में मुजीब और बिश्नोई, ये मैं इनको चांस दूंगा। और इनके पास एक बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है जेम्स निशाम, बस उनकी जगह बाकी, क्योंकि इसमें 3, एक तो मैक्सवेल, पूरन और मुजीब, 3 तो कंफर्म है कि ये प्लेइंग 11 में रहेंगे। अपने ओवरसीज 4 प्लेयर में एक लास्ट ऑप्शन में गेल और जॉर्डन, इसमें कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। जॉर्डन नहीं खेलेंगे तो फिर यदि ऑलराउंडर में लेंगे तो फिर ओवरसीज प्लेयर में अपने को यदि ऑलराउंडर एक्स्ट्रा लेना है तो जेम्स निशाम आ जाएंगे। उसके बाद फिर ओपनिंग अपनी वही रहेगी, जिसमें राहुल और मयंक रहेंगे। इसमें बस देखा जाए तो वीकनेस में डेथ बॉलिंग में उतने अच्छे बॉलर नहीं है, जॉर्डन को छोड़ दिया जाए तो वो इनकी एक वीकनेस है। बाकी टीम मेरी वही रहेगी जो मैंने आपको बताया। बताइए, अब कुछ क्वेश्चन है तो। मेरा सबसे पहले मैं ही एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। क्या बिल्कुल पूरन की जगह गेल की जगह फिक्स नहीं हो सकती? जैसे पूरन को हम टीम से अभी मतलब शुरुआत में बाहर करते हैं तो क्रिस गेल आ जाते हैं ओपनिंग स्लॉट में, और फिर क्रिस जॉर्डन की भी जगह बन सकती है, और कीपर के रूप में तो केएल राहुल रहेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है? बिल्कुल सर, हो सकता है, क्योंकि पूरन क्या है, इनफॉर्म प्लेयर है, उनको अपना कैरिबियन टीम भी ट्राई करती रहती है और इतने अच्छे फॉर्म पे चल रहे हैं वो, उनसे उम्मीद है और फिनिशर का रोल भी कर सकते हैं यदि बीच में खेले तो। बाकी ओपनिंग स्लॉट पे लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन में काफी अच्छा रहेगा, यदि ओपनिंग में जा सकते हैं, ये भी एक अच्छी कॉम्बिनेशन बन सकती है। उसके बाद फिर यदि अपना फर्स्ट डाउन में फिर मयंक आ जाएंगे, ओपनिंग में यदि पूरन जाते हैं तो। जी, आप में से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहेगा तो। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो दर्शक हमारे बीच देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो भी अपने क्वेश्चन और अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं कमेंट के रूप में। अभी मैं जैसे ही विवेक जी का रिव्यू कंप्लीट होगा, कुछ कमेंट्स आई हैं, मैं बिल्कुल उसको सामने लाऊंगा आपके। आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो। जैसे कि विवेक सर, आपने बोला कि करुण नायर को आप चौथे नंबर पे रख रहे हैं, तो करुण नायर को वो उनकी क्या भूमिका रहेगी? वो सीट एंकरिंग करेंगे या फिर, क्योंकि दीपक हुडा आपके पास में है, तो शायद बेस्ट ऑप्शन दीपक हुडा का हो सकता है अगर 5वें-6वें नंबर पे खिलाएं उनको तो। और फिर करुण नायर का ऑप्शन शायद ओपनिंग स्लॉट तो राहुल और उनके पास फिक्स है। मयंक अग्रवाल मिडल ऑर्डर में देखा जाए तो इनके पास यदि स्टार्टिंग में विकेट निकल जाती हैं तो करुण नायर काफी सीट एंकर का रोल कर सकते हैं। इसके हिसाब से मैं उनको एक जगह दिया था, क्योंकि उसके बाद फिर देखें तो फिर अपना मैक्सिमम जो है वो फिनिशर में मैक्सवेल तो रहेंगे ही। करुण नायर की जगह एक ऑप्शन आप बोल सकते हैं दीपक हुडा हो सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि काफी अच्छी बैटिंग, काफी अच्छी हिटिंग कर सकते हैं, वो ऑप्शन ले सकते हैं बिल्कुल करुण नायर की टीम। क्योंकि यदि देखा जाए तो 2020 के हिसाब से दीपक हुडा ज्यादा बेस्ट हो सकते हैं उस हिसाब से। ओके,
हाय विवेक जी, मेरा एक क्वेश्चन था। आपके टीम में जिमी नेशम का जगह नहीं है? जिमी नेशम तो अभी मैं आपको जैसे बताया कि 3 प्लेयर अपने फिक्स है। एक तो मुजीब स्पिनर रहेंगे, पूरन फिक्स है, मैक्सवेल, 3 ओवरसीज प्लेयर फिक्स हैं। उसके बाद एक जगह बचती है अपने पास ओपनिंग में, गेल, और बॉलिंग, डेथ बॉलिंग में जॉर्डन। इनमें से किसी एक को लेने की सोच रहा था। यदि आप ये दोनों को हटाएंगे तो फिर अपने को यहाँ पे जिमी नेशम की जगह उस हिसाब से बन सकती है। बट उसके बाद फिर इनकी डेथ बॉलिंग काफी वीक हो जाएगी। शामी उतने अच्छे डेथ बॉलर नहीं है क्योंकि इनिशियल में स्टार्टिंग में विकेट निकालते हैं, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। बट जॉर्डन एक बेस्ट ऑप्शन है इसमें डेथ बॉलिंग में, इसलिए मेरा प्रेफरेंस शमी को था, जॉर्डन को था, सॉरी। उसके बाद यदि जॉर्डन हटते हैं, ऊपर से गेल हटते हैं, तो जिमी नेशम निश्चित ही फिर अच्छे ऑलराउंडर हैं, उनको बैठा के रखना सही नहीं है। तो इसमें ये किया जा बेसिकली सकता क्या है, मेरा एक ये था इसमें, आपके पास कुछ ओवरसीज ऑलराउंडर होना बहुत जरूरी है वो टीम को बैलेंस करने के लिए। नहीं तो इंडियन ऑलराउंडर चाहिए आपको, तब वो आपको एक, नहीं तो आपको 5 बॉलर के अलावा कोई कभी जिसके पास रन ज्यादा जाता है, फिर उसके इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं मिलती है। जैसा स्ट्रांग, जैसे प्रिय जी ने बताया थे, आपके पास सपोज इंडियन ऑलराउंडर्स हैं, दीपक हुडा हो, उस केस में फिर अदर को, जैसे जिमी नेशम का जगह नहीं बन पाती, उस केस में मैं एग्री कर सकता हूँ। दीपक हुडा भी नहीं है, इनके हम पास जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं है, फिर उस केस में मैं जिमी नेशम के पास जाना चाहूंगा। और दूसरी बात, आप जॉर्डन तो अच्छा डेथ बॉलर है, और क्वार्टरल का भी कोई ये नहीं कह सकते, वो भी बहुत अच्छा बॉलर है। और क्वार्टर, क्योंकि इन पास ओवरसीज प्लेयर इतने बढ़िया हैं कि आप रिप्लेस किसी से भी कर सकते हैं। क्वार्टरल भी अच्छे बॉलर हैं, बट जॉर्डन क्वार्टरल में से कोई एक ही खेल सकता है। जिमी नेशम भी उनमें से ऑप्शन, इन तीनों को ऑप्शन में, क्योंकि मुजीब को हटाया नहीं जा सकता। मुजीब यदि इंजरी हुई या कुछ ज्यादा ही कुछ हो, क्योंकि इतने अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, मुजीब की पोजीशन फिक्स है। पूरन इतने अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, उनको भी हटाने के लिए तो सोचा नहीं जा सकता, वो भी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। मैक्सवेल का रिसेंट फॉर्म आपने देखा ही, तो 3 पोजीशन मेरे हिसाब से तो फिक्स हैं। अब 4th पोजीशन में आप बॉलिंग में या फिर ओपनिंग स्लॉट में कंसीडर कर सकते हैं। मैक्सिमम गेल के चांसेस कम रहेंगे, बाकी बॉलिंग में ही जिमी नेशम और जॉर्डन और कॉर्टल ये चेंज होते रहेंगे मेरे हिसाब से, बिल्कुल। क्योंकि इनकी स्पिन बॉलिंग भी काफी अच्छी है। क्वार्टरल का तो बहुत फैन फॉलोइंग भी है, उनको सैल्यूट्स के लिए भी लोग मैच देखना चाहते हैं कि बिल्कुल सेलिब्रेशन। और एक वो एक कैरेक्टर बनती है टीम के अंदर, जैसे जो वो जोश को लेके आने का, जो फील्डिंग भी बहुत जबरदस्त फील्डर है वो। कभी भी आप जैसे बाउंड्री लाइन में और जैसे कैचेस, बिल्कुल बिल्कुल काफी जोश चीज और में दिखाई देते हैं। देख सकते ऑलरेडी कि सैल्यूट उनका फेमस हो गया है। बट और मैं तो कप्तान होगा तो जरूर जॉर्डन का क्वार्टरल का सैल्यूट के लिए उसका तो टीम में जरूर जगह दूंगा मैं। नहीं, बट अभी रिसेंट फॉर्म यदि कॉर्टरल का देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं है जितना अभी बाकी प्लेयर्स, यदि फॉर्म वाइज देखे जाए तो उतना जॉर्डन ज्यादा अच्छे पोजीशन में जा रहे हैं। जॉर्डन और जिमी नेशम की बैटिंग बढ़िया है, वो एक फिनिशर का रोल भी कर सकते हैं। ये तो अपने को रिप्लेसमेंट है, यदि जॉर्डन की जगह चाहिए तो अपन, यदि मेन बॉलर ही चाहिए तो अपन क्वार्टरल ले सकते हैं, बट यदि बैटिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना है तो फिर अपन जिमी नेशम के साथ जाए। अब मुझे एक चीज और लगता है कि इस टीम के जो कोच है अनिल कुंबले हैं, और अनिल कुंबले बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से मुरुगन अश्विन को खींच के रखेंगे, शायद वो खिलाना चाहेंगे मुरुगन अश्विन को प्लेइंग 11 में। बिल्कुल तो बट अभी वो रवि बिश्नोई और मुरुगन Yes, अश्विन इसमें चलता रहेगा इनका रिप्लेसमेंट। सुचित Yes. भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, काफी अच्छा आईपीएल भी है उनका। सुचित भी बहुत अच्छे ऑप्शन में है, लास्ट ईयर भी उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो उस हिसाब से देखेंगे तो बिश्नोई डिपेंड करता है कितने मैचेस खेलते हैं। यदि अच्छा परफॉर्म करे तो टीम में रहेंगे, नहीं तो प्लेइंग 11 तो बाहर जाएंगे, और ऑप्शन अवेलेबल है तो उसको यूज किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और है सर, जो राहुल अपने रहेंगे, लोकेश राहुल वो कैप्टन, एज अ कैप्टन खेलेंगे, तो उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। हाँ, उन्होंने लास्ट ईयर जैसे रविचंद्रन अश्विन थे तो उनके ऊपर काफी लोड आ गया था, जिसको एक तरह से बोले थे कि बॉलिंग और कैप्टेंसी दोनों में वो अपने लिए मेंटेन नहीं कर पाए। तो उसकी जगह अपन ने देखा है कि राहुल काफी अच्छा एक मैच में कैप्टेंसी भी की थी, शायद इंटरनेशनल मैच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस, काफी अच्छा कैप्टन के रूप में उभर के आए थे वो। तो राहुल से काफी अच्छी उम्मीदें हैं। राहुल ओपनिंग के लिए तो बेस्ट है ही, और कप्तानी भी अच्छा करेंगे तो टीम को काफी आगे जाने के चांसेस बनते हैं, और राहुल से काफी उम्मीदें हैं पूरी टीम को। और बेस्ट 4 में जाने के चांसेस तो प्लेऑफ में बिल्कुल बनते हैं, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और सारे इनफॉर्म प्लेयर हैं, सारे फॉर्म में चल रहे हैं,
और सारे बिल्कुल। अच्छे हिट लगाने वाले प्लेयर हैं, और जिसमें से बिल्कुल, इनकी स्ट्रेंथ में स्पिन भी बहुत अच्छी है, और अपने ओपनिंग स्लॉट देखें तो वो भी बहुत अच्छा है। मयंक अग्रवाल भी काफी अच्छे प्लेयर है, यदि गेम मयंक को अग्रवाल का अपन तो पोजीशन पिक है, बिल्कुल। तो राहुल के साथ हम लोग कंटिन्यू उनको देखना चाहेंगे, मयंक अग्रवाल को। बिल्कुल 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 सर, ओवरऑल बहुत अच्छी टीम कॉम्बिनेशन है और अच्छा परफॉर्म करेगी। मेरे ख्याल से नीतीश तो जी उम्मीद करते हैं। कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ गया है, तो हम शायद अपन आगे बढ़ेंगे देश पांडे सर की तरफ। लास्ट सवाल है प्रिय वीर जी से, जो हाँ। सरफराज खान जो था, काफी यंग प्लेयर है, उनका तो जो है कि आरसीबी ने एक बार रिटर्न भी किया था, बट किसके बारे में बात कर रहे हैं? सरफराज खान सरफराज खान, हाँ। उनका भी सरफराज खान को चांसेस बिल्कुल मिल सकते हैं, बस अपने पास करुण नायर का उतना यदि रोल नहीं रहा उस हिसाब से, बिल्कुल स्टार्टिंग अपने को अच्छा मिलता रहा, तो करुण नायर के रिप्लेसमेंट ऑफ मनदीप सिंह यदि फॉर्म में ज्यादा 3-4 मैचेस के बाद कुछ ऐसा लगा कि उतना नहीं है, तो सरफराज खान को भी अपने को देखा जा सकता है 4th पोजीशन पे। बाकी फिनिशर में तो अपने को मैक्सवेल और अपना गौतम पूरन, यदि ओपनिंग पूरन को नहीं करते, जैसे नितेश सर ने बताया कि पूरन को चूज बहुत अच्छा ऑप्शन था वो, तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी बनता, और उस हिसाब से अपना फिर यदि करुण नायर की पोजीशन नहीं बनती है तो सरफराज को खिलाया जा सकता है। उनके लिए भी आईपीएल काफी अच्छा है, काफी अच्छे बैटिंग करते हैं, और इस साल तो किंग्स इलेवन पंजाब में खेल रहे हैं, देखते हैं। लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब की टीम में काफी अच्छी बैलेंस टीम, एक तरह से देखा जाए तो काफी अच्छे प्लेयर हैं, ओवरसीज भी प्लेयर अच्छे हैं और इंडियन प्लेयर भी अच्छे हैं। जी, कुछ कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम आई थी, आई थिंक ज्यादा इशू नहीं आया होगा, तो लगभग या विवेक जी का या रिव्यू लगभग फिनिश हो गया है। आप लोग मैं आउट हो गया था कि मेरे तरफ कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम था। आप लोग में से अगर कोई क्वेश्चन बचा हो तो ये तो हम आगे बढ़ते हैं। हेलो प्रबोध सर, कोई क्वेश्चन? हाँ जी, नो क्वेश्चन जी। प्रबोध सर आगे बढ़े फिर। जी जी, थैंक यू। जी, एक बात कहना चाहूंगा, कुछ दर्शकों की प्रतिक्रिया आई है, जो बताए तो श्रीहर्ष वर्मा कवर्धा से लिखते हैं प्रियेश के लिए। प्रियेश, आपने बहुत बढ़िया टीम सेलेक्ट किया है, और खासकर स्टोइनिश को जो आपने फर्स्ट डाउन वाला जो डिसीजन दिया है वो बहुत काबिल तारीफ है। ये प्रियेश के लिए एक एप्रिसिएशन आया है। थैंक यू। साथ में अरिजीत हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं, वो लिखे हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए कि स्टोक्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल, उनका ये कहना है। और विनय केशरवानी जो शायद प्रियेश के दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे, उनका भी एक कमेंट आया है कि कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में जाएंगी, और ये जो आप गेस्ट हैं, आप सभी को इसके बारे में अपना अपना प्रिडिक्शन देना है। तो ये प्रबोध जी का जो डिस्कशन हो जाएगा उसके बाद हम लोग जरूर इस पर चर्चा करेंगे। विनय, बिल्कुल कार्यक्रम के लास्ट में हम लोग सब अपना प्रिडिक्शन देंगे कि कौन कौन सी 4 टीमें हो सकती है जो प्लेऑफ में जाएंगी। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो दर्शक अभी जुड़े हुए हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि और अगर कुछ आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें, कुछ बताना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में उसे लिखें, मैं बिल्कुल उसे कार्यक्रम में लेकर आऊंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रबोध जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत इस कार्यक्रम में। और लास्ट टाइम आपने सीएसके का रिव्यू दिया था और बहुत बढ़िया रिव्यू आपने दिया था, और आज हम आपसे उम्मीद करते हैं कि केकेआर की बेस्ट 11 आप हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे। स्वागत है सर। थैंक यू नीतीश भाई। लेट्स स्टार्ट विद द टीम कॉम्बिनेशन। और सबसे पहले तो बता दें कि हमारे तेज तर्रार कोच हैं ब्रेंडन मैकुलम, जो कि दुनिया के शायद रेयर प्लेयर्स हैं जो कि रिटायरमेंट के दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के निकले। तो हमारी ये जो प्लेइंग 11 स्टार्ट होती है, दैट इज विद सुनील नारायण द ओपनिंग स्लॉट। उनका एडवांटेज है, काफ़ी स्पीड में बैटिंग करते हैं, एक एडिशनल एडवांटेज लेफ्ट हैंडर का उनको मिलता है, और ही कैन प्ले वेरी गुड विद द फास्ट बॉलर्स, और समटाइम्स स्पिन्स को भी बहुत अच्छा खेलते हैं। और उनको कंबाइन करेंगे नंबर 2 पे, दैट इज राहुल त्रिपाठी।
उनका काफ़ी अच्छा आईपीएल सीजन चल रहे हैं कंटिन्यू। पिछले 2 सीजन बहुत अच्छे गए थे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा थ्रू। स्ट्राइक रेट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो यहाँ पे 2 में तो मुझे कोई डाउट नहीं है। थर्ड नंबर पे आते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा है, लेकिन बट एक नए प्लेयर को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, दैट इज टॉम बेंटन। ये राइट हैंडेड बैट्समैन है और इनका जो स्ट्राइक रेट है दैट इज +150 एंड बैटिंग एवरेज इज अराउंड 30। तो ऊपर के लेयर में 30 प्लस का एक एवरेज और 150 का स्ट्राइक रेट, तो काफ़ी एडवांटेज उन्हें मिलेगा। फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन में शफल आ सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जनरली T20s में आता है तो फोर्थ नंबर पे कैप्टन हिमसेल्फ जो दिनेश कार्तिक रहेंगे, डीके रहेंगे, बिल्कुल। और 5वें नंबर पे रहेंगे नितेश राणा। नितेश राणा इज लेफ्ट हैंड बैट्समैन, काफ़ी अच्छा आईपीएल रहा, 91 तक का स्कोर उनका हाईएस्ट रहा था और पिछले बार काफ़ी मैचेस में उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया हर बार। खासकर जब टीम कोलैप्स करी थी 1-2 बार तो उन्होंने काफ़ी लंबी इनिंग्स खेली और ऑलमोस्ट 20th ओवर तक खेलते गए वो। और उनकी एक खासियत है कि इज ऑफ ब्रेक बॉलर, बट राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर है और गोल्डन आर्म कहा जाता है कि जनरली उन्होंने 1-2 ओवर ही डाले कुछ मैचेस में, बट ही गॉट अ विकेट। तो वो क्रूशल बिल्कुल। ब्रेक थ्रू क्रूशल टाइम पे 9th ओवर के आसपास उन्होंने निकाले हैं। पिछले बार 3 या 4 मैचेस में काफी क्रूशल रह गए थे इनके। और 6 नंबर पे नो डाउट इन लोग के इनके की प्लेयर हैं जो आंद्रे रसेल, जो कि एक बहुत शानदार फिनिशर हैं या स्लॉग ओवर्स की हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। और इनका स्ट्राइक रेट जो रहता है 230 240 और लास्ट के ओवर्स में 300 प्लस भी जाता है। 30 बॉल्स में ही कैन हिट 70-80 रन और उनका हमेशा से रहा है। काफी स्पीड में लास्ट ईयर भी मैचेस केकेआर के लिए उन्होंने निकाले हैं। तो 6 और 7 पे जो है शुभमन गिल के साथ इनकी शफलिंग रहेगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। रसेल विल गो अप और डाउन। और उसके बाद 8 नंबर पे आते हैं हम पैट कमिंस को लेके। इसमें काफी सोचा गया था एक्चुअली पैट कमिंस के साथ compete करते हैं लॉकी फर्ग्यूसन, बट विकेट टेकिंग एवरेज पैट कमिंस का बेटर है और इकोनॉमी बेटर है एज कम्पेयर टू द लॉकी फर्ग्यूसन। दैट्स व्हाई सेलेक्टेड पैट कमिंस। पैट कमिंस का अभी जो T20 ए लिस्ट एंड ओवरऑल में अराउंड 6.9 है, दैट इज वेरी गुड। 30 मैच में 37 विकेट्स हैं उनके, दैट इज वेरी गुड। तो 8 नंबर तक यहाँ हमारे प्लेयर हो गए। देन वी कम टू द 9th पोजीशन, जो कि एक मेरा काफी फेवरेट प्लेयर है। लास्ट 2 ईयर से वो टूर्नामेंट मिस कर रहा है ड्यू टू द इंजुरीज और वर्ल्ड में बहुत उभरता हुआ खिलाड़ी हो सकता था, लेकिन आज तक T20s में उसे मौका नहीं मिल पाया। दैट इज बिल्कुल। कमलेश नागरकोटी, अगर आपने नागरकोटी। सुना हो। इज मैंने बिल्कुल। उसका पहले बार देखा था एक्चुअली अंडर 19 वर्ल्ड कप में, उसे क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में। तो ये बस सरप्राइजिंग कि 11वां या 12वां ओवर फेंकने आया था एंड फर्स्ट बॉल वाज 141 और लास्ट बॉल तक वो बंदा 149 150 पहुंच चुका था। तो फर्स्ट ओवर में एक 17-18 ईयर्स के एज का और जो उसकी बॉडी प्रोफाइल है, पर्सनालिटी है, यू कांट एक्सपेक्ट कि इतना ज्यादा स्पीड वो जनरेट कर सकते हैं। एंड इन द सेकेंड ओवर ही वाज इन द 154, तो बहुत बड़ी चीज है। दैट्स व्हाई आई एम सेलेक्टिंग कमलेश नागरकोटी इन द प्लेस ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा। एक बहुत अच्छे ऑप्शन है उनके साथ में, बट मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट पहले 2 या 3 मैच में कमलेश नागरकोटी अगर फिट रहते हैं तो उन्हें ट्राई किया जाए, क्योंकि उनका एक स्पीड एडवांटेज है। दूसरा एक रेयर बॉलर्स में से हैं जो पेस बॉलर जनरली आपको सर्कल फील्डिंग पे नहीं मिलेंगे। कमलेश नागरकोटी गली पॉइंट या बैकवर्ड पॉइंट में बहुत शानदार जो है बेस्ट फील्डिंग पोजीशन होती है वहां फील्डिंग करते हैं और इज बिल्कुल। वेरी लाइटनिंग फास्ट इन दैट पोजीशन। और ओवरऑल उनका जो बैटिंग एवरेज है, हालांकि इस जगह में बनती नहीं 9th में आते हैं, बट उनका बैटिंग एवरेज इज अराउंड 26 जो लिस्टे गेम्स है। तो वो विकेट्स नहीं देते, उनके मैक्सिमम इनिंग्स देखी तो नॉट आउट स्टार्ट थे मैक्सिमम इनिंग्स में, तो काफी अच्छा एक उनका एडवांटेज है। 10th नंबर पे भी मेरा एक सरप्राइजिंग बॉलर मैं चाहता हूँ जो बहुत अच्छे फॉर्म पे है और राइजिंग प्लेयर, दैट इज मणिरमन सिद्धार्थ। इज अ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर और अभी तक इसने केवल लिस्टे में 5 T20s खेले हैं, बट उसका इकोनॉमी दैट इज 4.9। T20 के लिए 4.9 इकोनॉमी इज वेरी नाइस और उन्होंने 12 विकेट लिए हैं। 2.4 विकेट्स पर मैच इज वेरी गुड स्ट्राइक रेट इन द T20s। तो ये उसके लिए मैंने उन्हें सेलेक्ट किया है। और उसके बाद 11th नंबर पे जो आते हैं हमारे जेन्युइन स्पिन जो हमारे हैं चाइना मैन, दैट इज कुलदीप यादव।
तो ये मेरी एक प्रोबेबल प्लेइंग 11 है। नंबर 3 पे एक टाई था यान मॉर्गन और टॉम बेंटन के बीच में, बट अकॉर्डिंग टू द अपोनेंट एंड द डे कॉम्बिनेशन उस हिसाब से वो सफल हो सकता है। देन सेम थिंग्स गोज टू द नागरकोटी एंड प्रसिद्ध कृष्णा। बिल्कुल सर, जैसे थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, मैं हो सकता है गलत भी हूँ, क्योंकि जैसे आपने राहुल त्रिपाठी का नाम लिया, तो राहुल त्रिपाठी से एक बेस्ट ऑप्शन सुमन गिल है। सुमन गिल को अगर 6-7 नंबर पे खिलाएंगे तो उनका टैलेंट अपन उतना जांच नहीं पाएंगे। तो शायद अगर सुमन गिल स्टार्ट करेंगे सुनील नारायण के साथ तो ज्यादा बेटर अच्छा लगेगा। और टॉम बेंटन जो है कि बेसिकली ओपनर है, तो अगर उनको ओपन पोजीशन पे जगह नहीं मिलती है तो ओइन मॉर्गन और ब्रेंडन मैकुलम अगर एज अ कोच हैं तो मॉर्गन का जगह तो श्योर एंड फिक्स है कि मॉर्गन तो हर मैच खेलेंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद गिल के साथ वो ओपनिंग कॉम्बिनेशन पे जाएंगे, नीतीश राणा दूसरे या तीसरे नंबर पे आ सकते हैं और मॉर्गन एक चौथे नंबर पे शायद खेलेंगे ही खेलेंगे। ये कोच की चॉइस 4 नंबर पे यान मॉर्गन हो सकते हैं मोस्टली, जो होना भी चाहिए। बट जो मेरा टीम कॉम्बिनेशन मैं बना रहा था उसमें यान मॉर्गन और टॉम बेंटन पे टाई और था, तो मैं चाह रहा था एक्चुअली लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी काफी इनके पास हो रहे थे, तो एक राइट हैंडर अच्छा और हिटर रहता तो एक इनके पास बेटर रहता। बिल्कुल, बाकी मॉर्गन का जो स्ट्राइक रेट है 150-160 के आसपास है सर। अगर मॉर्गन का 132 है अभी और इसका 154 है बेंटन का। ओके हाँ, बेंटन तो नए प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर है। बेंटन का अच्छा है गेम अभी और ही हैज प्लेड अराउंड 30 गेम्स आई थिंक। जी जो प्रियेश आप बोलो। नहीं ठीक है जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे यूए की पिच स्पिन को सपोर्ट करेगी तो शायद टॉम बेंटन से शायद स्पिन अच्छा खेल सकते हैं मॉर्गन, तो मॉर्गन का शायद मैं ज्यादा तवज्जो दे रहा हूँ मॉर्गन को, बस और कोई बात नहीं। तो पहला ऑप्शन मेरा भी वही था, लेकिन मैं बहुत रीथिंक करके फिर बेंटन को बेंटन बेसिकली बहुत इम्पैक्ट प्लेयर है। अभी रिसेंटली जो 2020 जो हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, टॉम बेंटन ने एक इनिंग खेली, 70 रन की इनिंग खेली थी, बहुत ही ताबड़तोड़ इनिंग थी वो। मॉर्गन के रहने का सबसे बड़ा एडवांटेज टीम को फिर एक कैप्टन का रहने का जो है, जो काफी शार्प माइंडेड कैप्टन यान मॉर्गन मैचेस पिछले कैप्टनसी, तो वो भी एक एडवांटेज होता है। मैकुलम तो ही है सपोर्ट करने के लिए, बट ऑन द फील्ड बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है एक एडिशनल कैप्टन होना आपके पास। प्रबोध जी, जैसे आपने टीम सेलेक्ट की, चलो एक चीज अपन मानते हैं और लगभग ये रहेगा कि सुनील नारायण पूरे 14 मैच खेलेंगे, ये मानते हैं हम लोग। तो क्या आप कैप्टन है मान लीजिए और आपने उन्हें ओपनिंग स्लॉट दिया है, तो पूरे 14 मैच आप उन्हें ओपनिंग स्लॉट पर खिलाएंगे? नहीं, इनका एक्चुअली पहला मैच जो है, इनका पहला मैच है इनके साथ में मुंबई इंडियंस के साथ में, और मुंबई स्पिन डिपार्टमेंट काफी वीक है और सुनील नारायण कैन हिट पेसर्स बेटर, तो एक एडवांटेज वहां पे पहले 1-2 मैच में ले सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फिर इनके पास ओपनिंग ऑप्शंस काफी है, क्योंकि इनके पास गिल तो है। आपका परमानेंट ओपनिंग ऑप्शन क्या हो सकता है? जैसे एक मतलब परमानेंट अपन मान सकते हैं जिन्हें हम 7-8 या 9 मैच खिलाना चाहते हैं एज अ ओपनर। परमानेंट ओपनिंग ऑप्शन तो मेरा राहुल त्रिपाठी ही रहेगा सर। एक और स्लॉट है जी। और अगर सुनील नारायण को हम शफल रहेगा, सुनील नारायण के साथ में आपका शुभमन गिल है, बेंटन है, ये शफल होता है। बेंटन खैर मेरे नजरिए में टॉम बेंटन और शुभमन गिल को मैं ओपनिंग में देखना चाहूंगा, तो दोनों ये मेरा मतलब व्यू है। शुभमन गिल तो थ्रू आउट मेरा भी यही रहेंगे सर। मेरे को लग रहा है कि टॉम बेंटन, मेरा भी व्यू यही था कि शुभमन गिल को शुभमन गिल नहीं तो टॉम बेंटन ही नारायण के साथ ही ओपनिंग का चांसेस लग रही है, क्यों उनको काफी ओपनिंग स्टार बेंटन का तो नीचे तो नहीं। राहुल त्रिपाठी को देखेंगे तो गिल का लोअर ऑर्डर में मेरे को रखने का रीजन ये था कि एक्चुअली शुभमन गिल की अगर आप बैटिंग पैटर्न देखेंगे तो काफी कूल माइंडेड है, तेज से सब खेलते हैं, बट वो हड़बड़ाते नहीं है। तो विकेट जैसे पृथ्वी शॉ का बोले थे 99 में लास्ट टाइम आउट हुए थे, तो उन्होंने एक जीता हुआ मैच टाई करवा दिया था और लगभग हारते हारते बचे थे उसमें। एक गलत शॉट खेला था उसमें पृथ्वी शॉ ने, ये चीज शुभमन गिल नहीं करते। उन्होंने पूरा रसेल को स्ट्राइक दी लास्ट ईयर, आखिरी फिनिशिंग से गिल ने मारा, वो
अपना बिल्कुल। दिमाग कूल रख के वहां पे पार्टनरशिप को खींचता है। तो वो मिडिल ऑर्डर में ज्यादा इफेक्टिव रहेगा कि इंस्टेड ऑफ दैट पावर प्ले, जहां पे पिन चीटर बैटर कर सकता है, क्योंकि सुनील नारायण का विकेट अगर गिरे तो टीम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। एक मेरा ये चीज क्वेश्चन था। आपका बोलिए एक बोलिए। मिनट, एक चीज आपका बहुत अच्छा लगा कि नागरकोटी सही बात है, लास्ट 2 सालों से टीम में है, बट कोई ना कोई चोट की वजह से वो नहीं खेल पा रहे हैं। और आई थिंक उन्हें रविंद्र जडेजा के बाद बेस्ट फील्डर कहा जा रहा है टीम इंडिया का, या अगर इंडिया में आते हैं वो तो निश्चित रूप से और एज अ विकेट फील्डर। पे बैटर या नहीं, इसको बैटर कहा जा रहा है, जो एनालिसिस में पढ़ रहा था उसके पीछे काफी जी सारे जी बड़े बिल्कुल बड़े सर्च, और मैंने खुद देखी भी है उसकी फील्डिंग एक्चुअली 3 मैचेस में। तो चीजें हैं बंदे में, और मौका मिलने पे प्रूव कर सकता है कुछ। इनको बिल्कुल शुरुआत इन्हीं से ही करनी चाहिए, मतलब मौका मिलना चाहिए शुरुआत में इनको। यहाँ पे प्रेशर कम रहेगा तो बिल्कुल एक बेटर पोजीशन रहेगी इनके पास में, क्योंकि इनके पास जेन्युइन स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। सुनील नारायण, कुलदीप यादव काफी अच्छे स्पिनर्स हैं। पैट कमिंस का अच्छा सपोर्ट है, और अगर वो नहीं रहे तो आपके पास लॉकी फर्ग्यूसन है। इनके पास बिल्कुल। पेस अटैक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ पे इसे एक कॉन्फिडेंस रहेगा खेलने का। स्टार्टिंग के 2-3 मैच में अगर हम नागरकोटी को ट्राई करते हैं, स्पेशली अगर पावर प्ले में बॉलिंग ट्राई करें या मिडिल ओवर्स में। बिल्कुल जी नागराजन जी, आप कुछ पूछ रहे थे। विवेक जी कुछ पूछ रहे हैं सर, उनके बाद फिर मैं अच्छा विवेक जी, पूछता हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके ओके। मैं ये पूछ रहा था सर, आंद्रे रसल का जैसे देखेंगे तो उसकी फिटनेस का हमेशा से इशू रहा है, कभी भी इंजर्ड हो जाते हैं, और डिपेंडेंसी भी आंद्रे रसल पर हो जाती है क्योंकि वो फिनिशर का रोल करते हैं। तो आंद्रे रसल का रिप्लेसमेंट के रूप में यदि देखें तो किसको देखेंगे आप? रिप्लेसमेंट तो पॉसिबल नहीं है 1-1, बट एक ओवरसीज ऑलराउंडर्स हैं आपके जो क्रिस ग्रीन, उनको इस जगह पे ट्राई किया जा सकता है। ये मेरे उस जगह पे ऑप्शन पे मैंने रखा हुआ था कि क्योंकि रसल की इशू रही, लास्ट आईपीएल में भी इंजर्ड हुए थे, इस बार सीपीएल में भी इंजुरीज हुई है उन्हें। ही वाज नॉट 100% फिट इन द सीपीएल आल्सो। कुछ मैचेस में वो बैठे हैं या इंजर्ड रहे हैं, तो ये इश्यूज रसेल के साथ रहे। इंजरी प्रोन प्लेयर है, तो उनका सब्स्टिट्यूट हमेशा रखना पड़ेगा। बट इस टीम में काफी बैटिंग स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, क्योंकि 9 नंबर पे आप नागरकोटी, 8 पे पैट कमिंस है, 7 पे गिल है, तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे हमेशा। तो इसमें सर आपकी टीम जी में शिवम मावी की जगह नहीं बच रही, वो भी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और काफी अच्छी नागरकोटी के साथ काफी अच्छी बॉलिंग भी की है उन्होंने अंडर 19 में, और डोमेस्टिक में भी काफी अच्छा करते हुए आए हैं। एक्चुअली उसकी टीम कॉम्बिनेशन पे जगह नहीं बन रही है। अगर हम इंडिया के 2 पेसर लेके चलते हैं तब उसकी जगह हम बना सकते, बट 2 पेसर इंडिया के हम ले नहीं पाएंगे। और आपका मान के चलिए प्रसिद्ध कृष्णा, कमलेश नागरकोटी में से एक प्लेयर हमेशा टीम पे रहेगा, तो दोनों में से एक प्लेयर रहेगा, तो एक पेसर की जगह और बचती तो पैट कमिंस वहां पे रहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे ये लोग, क्योंकि आपको 6 बॉलर चाहिए होते हैं, एटलीस्ट 5 फुल टाइम, एक पार्ट टाइमर मिनिमम। तो इनके पास पार्ट टाइमर जो है नीतीश राणा है, आंद्रे रसेल है, और उसके अलावा आपके बाकी 5 जेन्युइन बॉलर्स हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। और सर प्रियेश, और कोई क्वेश्चन? हाँ, नहीं, केकेआर के हाँ, क्या जी, जी। वीकनेस लग रहा है सर आपके हिसाब से? हाँ, केकेआर के क्या वीकनेस लग रहा है आपके हिसाब से? केकेआर का वीकनेस जो है इसमें बॉलिंग अटैक में एक्सपीरियंस की कमी है थोड़ी सी। बॉलर्स काफी टैलेंटेड हैं, अगर स्पिन पे एक जो आ रहे हैं अपने मणि रमन को जो अपन ले रहे हैं, इधर नागरकोटी को ले रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा भी पिछले बार आईपीएल में मैंने देखा था कि स्लॉग ओवर्स में या डेथ ओवर्स में कभी कभी वो मार खाते थे काफी, तो ये एक इशू रहेगा उनके पास में। तो उनकी डिपेंडेंसी जो स्लॉग ओवर्स में सुनील नारायण पे काफी ज्यादा रहती है कि वो 19th ओवर तक सुनील नारायण को यूज करने की कोशिश करते हैं, और उस कंडीशन में आंद्रे रसेल की फिटनेस काफी मैटर करेगी। उनका एक्सपीरियंस जो है वो 20वां ओवर से पास करता है। बिल्कुल। और एक चीज और सर, अभी सुनील नारायण का रिसेंटली एक्शन भी चेंज हुआ है, तो हो सकता है वो इतने इम्पैक्टफुल रहे या ना रहे, वो भी एक डिपेंड करता है। ये देखना होगा।
बट उनके ऊपर 2-3 बार उनके बॉलिंग एक्शन पे ऑब्जेक्शंस हुए थे, उन्होंने उसके बाद भी वेरी किया था एंड स्टिल इफेक्टिव काफी 4 साल पहले आई थिंक काफी इश्यूज हुए थे, बट अभी भी सुनील नारायण काफी इफेक्टिव है और बैट और बॉल से, खासकर बॉल से तो मैच विनर है आज भी। इनकी टीम में मैच विनर्स काफी हैं वैसे भी, अगर आप देखें तो स्पेशली आंद्रे रसेल है, और बॉलिंग में जिस दिन कुलदीप यादव का दिन रहा वो भी एक मैच विनर है इनका। और बाकी यंगस्टर्स में प्लेयर टू वॉच में प्रसिद्ध कृष्णा और नागरकोटी तो हैं, या मणिरमन सिद्धार्थ है, बट एक जो इनका सरप्राइज फैक्टर जो केदार जाधव जो सीएसके में है वो इनके यहाँ नीतीश राणा रहेगा, जो अक्सर एक शीट एंकर का रोल उसने काफी अच्छा लास्ट ईयर आईपीएल में खींचा है, केकेआर के काफी कोलैप्स को उसने रोका है हर बार, तब उसके कारण रसेल के ऊपर प्रेशर कम होता है लास्ट में, तब वो आखिरी 5 ओवर पिंच हिट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कॉम्बिनेशन बना तो इयन मॉर्गन अगर रहेंगे तो रसल पे ऑलरेडी प्रेशर कम रहेगा, इयन मॉर्गन अगर क्लिक कर जाते हैं तो प्रेशर कम रहेगा। बिल्कुल, हिटर काफी अच्छे हैं केकेआर के। बिल्कुल पावरफुल टीम है जिसको बोल सकते हैं, टीम पावरफुल है काफी एंड एक्सपेक्टेड टू क्वालीफाई इन टॉप 4। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया टीम सिलेक्शन है आपका प्रबोध जी, और निश्चित रूप से दर्शकों को भी बहुत पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रबोध जी, प्रियेश जी, विवेक जी और नागराजन जी, जिन्होंने आज 4 टीमों का रिव्यू दिया, राजस्थान रॉयल्स का, किंग्स 11 पंजाब का, कोलकाता नाइट राइडर्स का और दिल्ली कैपिटल्स का। और एक मैसेज आया ज्ञानेश्वर आनंद जी का जो कवर्धा से हैं, वो कह रहे हैं कि मुंबई इंडियंस और सीएसके की प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है। तो ज्ञानेश्वर जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 2 दिन पहले भी हमारा इस कार्यक्रम का पार्ट 1 हुआ था जो फेसबुक में मौजूद है, उसमें हम लोगों ने इस टीम का रिव्यू किया था, जो जिन टीमों के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। तो आप उस कार्यक्रम में बिल्कुल देख सकते हैं कि क्या क्या हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने क्या क्या प्रॉब 11 बनाया था उन्होंने, वो आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो विनय किशोरवानी का एक क्वेश्चन है कि जितने हमारे गेस्ट हैं सबका एक प्रेडिक्शन वो चाह रहे हैं कि कौन कौन सी टीम क्वालिफाई कर सकती है। तो सबसे पहले विवेक पास आते हैं। विवेक, आप बताएंगे कि आपकी 4 टीमें कौन सी हो सकती है जो प्लेऑफ में जाएंगी? हाँ, जो मेरे हिसाब से सर 4 टीमें हो सकती हैं, इसमें एक मुंबई इंडियंस, आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब। क्योंकि मुंबई इंडियंस, आरसीबी, जी दिल्ली कैपिटल्स एंड किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब, बिल्कुल। ये क्योंकि इसमें अभी काफी बैलेंस टीम है, देखा जाए तो इस बार ये चारों की चारों काफी अच्छी टीम है। और इसमें मुंबई इंडियंस, किंग्स 11 पंजाब, आरसीबी, दिल्ली कैपिटल, और इसमें काफी यंग और काफी अच्छे फील्डर भी यंग है, तो फील्डिंग ऑब्वियस अच्छी ही करेंगे। उस हिसाब से देखा जाए तो काफी बैलेंस टीम है। इसमें डेथ बॉलिंग भी ले लिया जाए और हिटर भी ले लिया जाए जो कि 2020 के हिसाब से काफी अच्छे हैं, और ओपनिंग इनकी टीम की काफी अच्छी है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से जो 4 टीमें होनी चाहिए ये फाइनल 4। जी नागराजन जी, आपकी 4 टीमें कौन कौन सी हो सकती है? मेरा तो सर एक तो है कि पहले तो राजस्थान रॉयल्स है, वो अंडरडॉग्स हैं, सो उनको ऊपर मैं इस बार बहुत उम्मीद करता हूँ। और सेकंड तो सनराइजर्स हैदराबाद है, वो भी एक बहुत बैलेंस टीम है। और थर्ड है मुंबई इंडियंस, तो जरूर क्वालिफाई करेंगे। और फोर्थ इस बार आरसीबी को बहुत देखना चाहूंगा कि मैं उनका फैन फॉलोइंग इतना तगड़ी है, और एटलीस्ट विराट कोहली के लिए इस बार विराट कोहली ने जरूर जीतना है। हर बार उनका बैंगलोर का टीम का ये रहती है कि आप सुने होंगे इस साल कपनामध्ये ऐसे करके एक ट्रेंडिंग होता है उनको, एक हर साल जैसा वो 8th प्लेस में भी रहेंगे, नेक्स्ट साल भी आके यही स्लोगन को ट्रेंडिंग करते हैं। उनका फैंस हमेशा उनके साथ रहा करते थे। सो उसके लिए मैं इस बार थोड़ा सा एक
फैंसी के लिए सीएसके का पास भी सब टीम इक्वल चांसेस है, बट सीएसके काफी सारा अचीव कर चुके हैं हर बार वो क्वालिफाई करते हैं, तो सीएसके में सारे बूढ़े शेर हैं लेकिन वो कमाल कर सकते हैं। ये मेरा विषय है, पता नहीं सब बिल्कुल। इक्वल है, ऑन द डे हु परफॉर्म्स वेल वो जीतेंगे जरूर, बट ये 4 मेरा प्रेडिक्शन है। एक तो राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई एंड आरसीबी। प्रियेश, आपका क्या प्रेडिक्शन है? बिल्कुल सर, विवेक सर और नागराजन सर से मिला हुआ जो मेरा प्रेडिक्शन है, मैं आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स को तो बिल्कुल देखना ही चाहूंगा। आरसीबी को तो सभी देखना चाहेंगे, और दिल्ली कैपिटल्स जिस हिसाब से कॉम्बिनेशन लग रहा है, जो इंडियन प्लेयर्स की कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लग रहा है। और केकेआर तो बिल्कुल पावरफुल टीम है, किसी भी मैच को रुख चेंज कर सकती है। 2 प्लेयर पे बहुत भरोसा है मेरे को, मॉर्गन पे और रसेल पे। और मुंबई इंडियंस नो डाउट हार्दिक पांड्या और पोलार्ड मैक्सिमम मैच को निकाल के ले जाते हैं। तो ये 4 टीमें मेरी यही रहेंगी। एक सिर्फ विवेक सर से एक मेरा टीम चेंज है, वो पंजाब बोले थे, मेरा केकेआर है। सीएसके को मैं इसलिए थोड़ा सा कम आंक रहा हूँ कि इस बार बहुत चैंपियन रह चुके हैं, दूसरी टीम आनी चाहिए और तो इसलिए मैं केकेआर और मुंबई आरसीबी और इमोशनल डिसीजन है नया आपका। चैंपियन चाहिए, नया चैंपियन चाहिए इस बार। प्रभोद सर, आपका क्या कहना है? मेरी उनका इटाली डिफरेंट रहेगा, हमारे से डिफरेंट रहेगा उनका। सीएसके तो है मेरा इसमें थोड़ा सा वाकई CSK जरूर डिफरेंट होंगे। ओपिनियन, मेरा कैलकुलेशंस कुछ अलग है। एक तो आरसीबी वाकई इस बार काफी बैलेंस्ड है, तो आरसीबी विल गो। और साथ में आपका सनराइजर हैदराबाद, वो भी आपकी प्लेऑफ्स पे आएगी। ये 2 टीमें हैं ये जो श्योर आ रही है। तीसरी टीम आएगी सीएसके की, क्योंकि एमआई और सीएसके 2 ऐसी टीमें हैं जिसमें सबसे ज्यादा मैच विनर्स हैं, जो सिंगल हैंडेड मैच जिताते हैं। उनके पास में वाटसन है, एमएसडी है, ब्रावो है, दीपक चहर है, रविंद्र जडेजा, कभी भी मैच इन लोग घुमा लेते हैं। 4-5 मैच विनर्स हैं जो कभी भी मैच निकालते हैं। इसलिए मेरा वोट सीएसके के लिए है। मेरा चौथे स्थान के लिए 2 टीम में टाई है, दैट इज डीसी एंड एमआई। मेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि एमआई के पास में जो आपका स्पिन बॉलिंग अटैक का इशू है इस बार, वो बहुत बड़ा उनके लिए प्ले कर सकता है। तो और डीसी के साथ इशू है कि उनके पास में इंडियन प्लेयर्स बहुत शानदार है, बट दे डोंट हैव गुड अब्रॉड प्लेयर्स। तो दोनों में से एक आना चाहिए, और माय वोट गोज टू एमआई, बट डीसी कैन रिप्लेस एमआई इन दैट। चलो बढ़िया। तो माय टीम का आंसर मिल गया होगा भैया। सीएसके, आरसीबी, एसआरएच एंड एमआई फिलहाल। बिल्कुल, देखते हैं मतलब इसमें किसका आंसर ज्यादा मैच करेगा या किसका आंसर कंप्लीट मैच करेगा जो जब प्लेऑफ्स में टीम पहुंचेगी। तो मैं भी अपना एक रिव्यू देता हूं। मेरे जो प्रोबेबल 4 हो सकते हैं, मैं आरसीबी को रखना चाहूंगा इस बार। एमआई को फिर से वापस लेना चाहूंगा क्योंकि एमआई की टीम भी बैलेंस टीम है। तीसरे में मैं लेना चाहूंगा इस बार दिल्ली कैपिटल्स को। दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी अच्छी टीम है और श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी अच्छी है और रिकी पॉन्टिंग का साथ है इस बार, तो दिल्ली कैपिटल्स भी हो सकती है। चौथे के लिए मेरे पास 2 टीम में से कोई एक टीम हो सकती है, टाई हो सकता है, मतलब ये मेरे नजरिए में एसआरएच और केकेआर, ये दोनों में से कोई एक टीम हो सकती है। बट मैं चाहूंगा कोई सीएसके को अंदर नहीं ले रहा है इस बार। देखिए ये थोड़ा सा मेरी सीएसके को, मुझे ऐसा लगता है कि अब सीएसके ट्रांजिशन स्टेज में आएगी। धोनी संन्यास ले चुके हैं और एक तरह से एक बात ये भी आ चुकी है कि धोनी का जो 2021 का जो आईपीएल है वो लास्ट आईपीएल होगा धोनी के लिए। तो कुछ तो मेरे को लगता है बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगे। तो देखो अब वो कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं, और धोनी संन्यास भी ले चुके हैं और चीजें कुछ बदली नजर आएंगी। और रैना का साथ में नहीं है। खैर हरभजन तो पहले सीएसके का हिस्सा नहीं थे, इसलिए हरभजन को हम काउंट नहीं कर रहे, बट रैना बहुत बड़े की प्लेयर थे जो बाहर हो चुके हैं। तो देखते हैं सीएसके को। तो 2018 में जब सीएसके ने वापसी की थी तो किसी ने उन्हें प्लेऑफ्स में नहीं लिया था, जो कि चैंपियन बनी थी सीएसके।
तो भैया बस यही है, जैसे कि देशपांडे सर के साथ में थोड़ा सा मैं एग्री करना चाहूंगा, क्योंकि अनहोनी को होनी कर दे, इसी का नाम है धोनी। तो धोनी That is Dhoni. पता नहीं, किसी को अंदाजा भी नहीं है, और अचानक से कहाँ से आ जाएंगे और क्या करके ले आएंगे किसी को मालूम नहीं चलेगा। तो अपन देखना चाहेंगे कि धोनी कैसा एक्ट करते हैं अभी इस टीम में। इस बार वेट कर रहे हैं सीएसके का क्या करते हैं। मेरा एक इसमें छोटा सा मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सीएसके के बाद चलती तो एक्चुअली क्या था, जैसे मुंबई का जो टीम डेवलप हुआ था जब सचिन रिटायर हो रहे थे मुंबई इंडियंस से, उनके बाद उन्होंने मुंबई ने रोहित शर्मा को लेके आया था फेस ऑफ मुंबई का, मतलब बेसिकली वो मुंबई करता था। सो उन्होंने डेवलप किया था, जैसे मलिंग रिटायर हो रहा था, बुमराह, ऐसे ऐसे जो ट्रांसिट स्टेज में उन्होंने जो चेंज करके आया था, वो वाला जो सीन है वो सीएसके के साथ मिसिंग हो रही है। मेरे को लग रहा है कि वो कोई भी यंग प्लेयर्स को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, सारा जो एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ ही वो कोर टीम को सेट करके ये करते हैं। सो मेरे को लग रहा है इस बार वो कुछ ट्रांजिशन का इशू फेस है। ऑफ चेन्नई को किसी को नहीं, जैसा उनका एक बिल्कुल मैं फेस ऑफ एग्री करूंगा। नहीं तो जो वो चीज एक चेन्नई के साथ मिसिंग है, वो देखते हैं। जैसा धोनी तो हमेशा चेन्नई के साथ ही जुड़ा रहेगा, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ही, मेरे को यहाँ तक लग रहा है। वो ऐसे सेकंड होम मानते हैं उनको, चेन्नई को। तो वो कोचिंग स्टाफ में भी रहेंगे, ऐसे मेंटर भी रहेंगे, जो भी रहेंगे उसके बाद रिटायरमेंट के बाद। इनका जो है वो थोड़ा सा को डेवलप करना चाहिए, जो भी है वो ओवर में भी। इवन रविचंद्रन अश्विन को भी एक फेस बना सकते हैं, जो भी है, जो यंग प्लेयर्स को बनना चाहिए। जैसा 2-3 प्लेयर, जो विजय शंकर है वो भी एक अच्छा प्लेयर है, ऐसा कुछ बनना चाहिए। मेरा आशा है, तब चेन्नई भी जैसा ये कुछ टाइम के बाद दे विल बी नोवेयर। उनका जो ट्रांजिशन स्टेज में फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी उनके लिए, आगे आईपीएल्स में जरूर एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही है नागराजन जी ने कि धोनी के बाद कौन टीम को संभालेगा, कौन उनका उत्तराधिकारी होगा, कौन कैप्टन होगा, इस बारे में अभी तक कोई विजन नहीं नजर आ रहा है सीएसके में। तो और इनके ये इशू रिटायरमेंट के स्टेज में है, काफी एजेड है जो player। हाँ जी, तो उनके भी रिप्लेसमेंट जो इनके मैच विनर सभी एजेड है, दे ऑल आर 33-35 प्लस। जी जी, तो 2-3 साल बाद बहुत अलग चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नजर आ सकती है हमको। तो आई थिंक आज का डिस्कशन बहुत बढ़िया रहा, और मेरे ख्याल से अब इसको फिर समाप्त करने का समय भी आ गया है। लगभग आज 80 मिनट्स आज भी हम लोगों ने ले लिए हैं, लगभग 77 मिनट्स हो चुके हैं कार्यक्रम को। तो आई थिंक बहुत बढ़िया, और आज का डिस्कशन पिछले बार के डिस्कशन के कंपैरिजन में और ज्यादा हेल्दी था और बहुत बढ़िया था। आज हम लोगों ने टाइम प्रोटोकॉल्स को भी मैनेज किया और उसको ध्यान रखते हुए अपनी बातें रखी। तो निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था, और मैं हमारे साथ जो अतिथि मौजूद हैं, प्रबोध जी, नागराजन जी, विवेक जी और प्रिय जी, आप सभी को धन्यवाद करता हूं। और साथ में जो हमारे दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे थे, जो अप्रिशिएट कर रहे थे, जिन्होंने हमें कमेंट्स भी दिए और कुछ कुछ अपने रिव्यू दिए, प्रतिक्रिया दी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कुछ लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे, तो उम्मीद करता हूं कि उस क्वेश्चंस के भी आंसर आप लोग को हमारे जरिए मिल गए होंगे। और कोशिश करेंगे कि हम लोग ये जो टीम है हमारी, हम लोग फिर से आईपीएल के बीच में भी उपस्थित होंगे। जब आईपीएल एक मिडिल ऑफ द आईपीएल जब होगा, उस समय हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या पोजीशन है टीम की, क्या रिव्यू हो सकता है, क्या आगे की प्लानिंग हो सकती है, वो सब चीज लेकर हम लोग फिर से उपस्थित होंगे। और सभी अतिथियों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, और आपसे भी कहूंगा कि आप दर्शकों को अगर कुछ कहना चाहते हो जल्दी से। प्रबोध जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम को देखने और लाइक करने के लिए। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और आपके सवालों का हमेशा से स्वागत है। और जल्दी मिलेंगे एक अच्छा और अलग और प्रोग्राम लेके, इंटरमीडिएट रिव्यूज, और कोशिश करेंगे कि एक आध मैच का प्रीव्यू स्टार्ट के समय हम लोग 10-15 मिनट की अगर कोई छोटी सी बैट दे पाए तो वो भी एक प्रयास करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग। नहीं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत अच्छी एंकरिंग रही आपकी, और बहुत अच्छा साथ मिला, और आगे भी हम इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। नागराजन जी।
हाँ नितिन सर, सब व्यूअर्स, सब जो भी देख रहे हैं सबको थैंक यू। और ये जैसे कोरोना टाइम के बाद लोगों से मिलना ही बहुत मुश्किल हो गया, तो जैसे ये क्रिकेट के बारे में बात करना तो एक अलग मजा ही आता है। और होप एवरीवन एंजॉयड इट, व्यूअर्स भी एंजॉय किया होगा। मैं पर्सनली काफी एंजॉय किया था, और इसका प्रिपरेशन में भी काफी टाइम लगते थे, जो भी है जो प्रिपेयर करने के टाइम से। सो आई एम वेरी हैप्पी, एंड आपको भी सबने एंजॉय किया होगा जो भी ये डिस्कशन है, जो सब लाइक करते हैं, और जो व्यूअर्स है और जो कमेंट्स आते हैं, सब बहुत अच्छा लगता है। सबके साथ एक हैप्पीनेस होती है। और लास्टली, स्टे सेफ, स्टे होम एंड वॉच आईपीएल, एंजॉय। थैंक यू ऑल। विवेक जी जल्दी से। थैंक यू भैया। इस प्रोग्राम में क्रिकेट कनेक्शन के काफी अच्छा प्रोग्राम, जो कि दर्शकों को भी काफी मजा आ रहा है, जैसे कि उनके क्वेश्चन आ रहे हैं और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बीच में भी इस हिसाब से जैसे जैसे आईपीएल प्रोग्रेस होते रहेगा, बीच में कुछ भी अपना अच्छा सा कुछ प्रोग्राम लेके फिर से आते हैं। और काफी अच्छा रहा, जुड़े हुए दर्शकों को देखिए और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, कोशिश पूरी जारी रहेगी। धन्यवाद, धन्यवाद भैया। नितेश जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छा आपने ये चीजें लाइनअप की। यानी मैं तो आपसे कनेक्टेड नहीं था, पीएच के थ्रू कनेक्ट हुआ, बट नाइस टू कनेक्ट यू। और बहुत बढ़िया आपका एंकरिंग और आपका मटेरियल रहा प्रोग्राम का। थैंक यू सो मच। और एक अच्छे हेल्दी क्रिकेट डिस्कशन में हमें हमेशा मजा आता है। जी जी, निश्चित रूप से आप लोग का साथ मिला, और निश्चित रूप से आपसे भी बहुत सारी चीजें मुझे सीखने और जानने को मिली। मैं प्रियेश को पर्सनली मैसेज करके बोला भी था कि प्रबोध जी का क्रिकेटिंग नॉलेज बहुत जबरदस्त है, और मजा आया उनके साथ कार्यक्रम करके। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ फिर आज हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, थैंक्स ऑल। गुड नाइट।